तो 6 में से मोस्टली सब दोस्तों का आईआईटी में एडमिशन हो गया, 2 दोस्त रह गए। तो हम आपस में जोक करते थे अपने उन आईआईटीएन फ्रेंड्स के साथ कि भाई आगे चल के हम तुम्हें हायर करेंगे। वी रेज्ड एट $1 मिलियन वैल्यूएशन विद जैसे हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू, वीयू क्लिप, विटी फीड, ये सब लोग उस टाइम Big की names मोस्ट वायरल वेबसाइट थी और सब हमारा टूल ये यूज़ करती थी। यार, जिस एज में लड़के सोचते हैं कि अभी बीटेक पूरा कर लेते हैं, बैक नहीं आनी चाहिए, उस एज में विपुल ये सोच रहा है कि सॉफ्टवेयर बनाना है यार। दिस इज ऑलमोस्ट कॉलेज की मैंने, मेरे पार्टनर ने, हम दोनों ने अपनी फीस खुद ही पे करी है। कॉलेज जाते थे रोज, लेकिन क्लासेस नहीं अटेंड करते थे। गूज़बम्प आ रहे मेरे को ये बहुत, मेरी मम्मी भी मुझे आज बहुत बार बोलती है ये बात। अच्छा, कभी शार्क टैंक में जाने का सोचा नहीं? मतलब शार्क टैंक में जिस तरह की कंपनीज आती हैं, शायद मुझे लगता है हम थोड़ा सा ओवर ग्रो कर गए हैं। हेलो गाइज, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ लिविंग वायरल। आज के हमारे मेहमान हैं विपुल गर्ग जी। विपुल गर्ग जो हैं एक D2C प्लेटफॉर्म चलाते हैं, जो कि इनेबल करता है इंडियन ई कॉमर्स इकोसिस्टम को, जहां पे आप अपनी चॉइस से कुछ प्रोडक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं और काफ़ी कुछ स्टार्ट कर सकते हैं इनके प्लेटफॉर्म की मदद से। विपुल से हम काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग बातें करेंगे। विपुल से हम जानेंगे कि कैसे उन्होंने स्टार्ट किया, कैसे उन्होंने पैसे बनाए, पहला पैसा कब बनाना शुरू किया, किस एज में बनाना शुरू किया, इसके साथ उन्होंने स्केल कैसे किया, इन्वेस्टर से बातचीत कैसे करते हैं, फंडिंग कैसे रेज़ करते हैं, अगर आप कोई बिज़नेस रन कर रहे हैं तो आगे आप फंडिंग कैसे रेज़ करेंगे। हम इनसे काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग बातें करेंगे, इनके स्कूल लाइफ के बारे में, इन्होंने कैसे शुरू किया और किस मुकाम को अचीव किया, कहाँ से इनको इंस्पिरेशन मिली। इन सब चीज़ों के बारे में बात करने के लिए हम शुरू करते हैं इस पॉडकास्ट को। वेलकम टू द पॉडकास्ट विपुल। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। इट्स वेरी वी आर ग्लैड टू हैव यू हियर। शुरू करेंगे एक जर्नी से। विपुल, कैसे इस चीज़ों की शुरुआत हुई? मतलब विपुल गर्ग आज की डेट में अच्छा खासा कर रहे हैं, एक होते हेल्प कर रहे हैं, इकोसिस्टम को हेल्प कर रहे हैं, तो कहाँ से शुरुआत हुई? सर स्कूल में थे, हम्म, 6-7 दोस्त थे, हम्म, सब साथ में मिलके कुछ ना कुछ टेक, बहुत ज़्यादा टेक फ्रीक्स थे, गीक्स थे। हम्म, तो 6 में से मोस्टली सब दोस्तों का आईआईटी में एडमिशन हो गया, 2 ओह, दोस्त रह गए। तो हम आपस में जोक करते थे अपने उन आईआईटीएन फ्रेंड्स के साथ कि भाई आगे चल के हम तुम्हें हायर करेंगे। तो वहीं से ही कुछ ना कुछ लग गया कि यार कुछ तो करना है लाइफ में। बाकी सब फ्रेंड्स तो आईआईटी में चले गए, आपको कुछ तो करना पड़ेगा। तो ब्लॉगिंग करते थे हम लोग उस टाइम पे, अबाउट हैकिंग, अबाउट हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, इन जनरल स्टफ, हाउ टू बिल्ड वेबसाइट्स एंड एवरीथिंग। वहाँ से एडसेंस के बारे में पता लगा, एडवर्टाइजमेंट के बारे में पता लगा, इंटरनेट मार्केटिंग की मतलब दुनिया खुल गई थोड़ी हमारे लिए। तो वहाँ से करते करते एक दिन कुछ न्यूज़ पढ़ रहे थे, क्योंकि टेक ओरिएंटेड थे, बहुत ज़्यादा न्यूज़ पढ़ते रहते थे। तो पता लगा कि गूगल ने एक नई चीज़ लॉन्च करी है, वेब पुश नोटिफिकेशंस, कि बिना किसी को ऐप इंस्टॉल कराए आप नोटिफिकेशन भेज सकते हो कभी भी और उसको वापस अपनी वेबसाइट पे ला सकते हो। अच्छा, अब ब्लॉगर थे, ब्लॉगर को तो एडसेंस से पैसे बनाने के लिए चाहिए ट्रैफिक। तो करेक्ट, दिमाग में आया कि भाई इससे ट्रैफिक बहुत बढ़ जाएगा। खुराफात। तो इसके ऊपर हमने पूरा एक सॉफ्टवेयर ही बना दिया अच्छा, कि आप बहुत आसानी से अपनी वेबसाइट पे एक विजेट इंस्टॉल करोगे, कोई भी विजिटर आएगा वो सब्सक्राइब करेगा। एक बार सब्सक्राइब कर लिया, आप उसको जब मर्जी अब एक नोटिफिकेशन भेज सकते हो और उस पर जब भी वो क्लिक करेगा आपकी वेबसाइट पे आएगा। कोई ऐप इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, कोई कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो सॉफ्टवेयर हमारा बहुत वायरल वायरल हो गया। उस टाइम पे बड़ी बड़ी पब्लिकेशंस जैसे हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू, वीयू क्लिप, विटी फीड, ये सब लोग उस टाइम बिग की नेम्स थी। मोस्ट वायरल वेबसाइट थी और सब हमारा टूल ये यूज़ करती थी। उसी टाइम पे हमने फंडिंग भी रेज करी फ्रॉम वी कमीशन, इंडिया का सबसे बड़ा एफिलिएट नेटवर्क है। हम्म, वी रेज्ड एट $1 मिलियन वैल्यूएशन हम्म, विद देम। दे केम अबोर्ड, उन्होंने हमें बहुत हम्म, कुछ सिखाया कि बिजनेस कैसे बनता है, फॉर्मलाइज कैसे करते हो चीज़ों हम्म, को। तो वहाँ से लर्निंग बढ़ती चली गई, सॉफ्टवेयर्स और लॉन्च किए, और ज़्यादा लोगों को अपने सॉफ्टवेयर्स को बेचा, सेल्स करी। करते 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 बस बिजनेस बनता चला गया और एक पॉइंट ऐसा आया कि लगा कि अब कुछ बड़ा करना है, कुछ ऐसा करना है जो लोगों को इनेबल करे, एक पूरी इकोसिस्टम को इनेबल करे। और उसी टाइम पे तरंग, जो हमारे फर्स्ट इन्वेस्टर थे कंपनी में, ही वाज वर्किंग ऑन मल्टीपल ई कॉमर्स बिजनेसेस हम्म, एंड हमारे सॉफ्टवेयर्स भी बहुत सारे ई कॉमर्स एंटरप्रेन्योर यूज करते थे। ऑलरेडी यूज कर रहा हूँ मैं। तो हम लोग उनके साथ बहुत क्लोजली बात करते थे, क्या प्रॉब्लम्स है, क्या चैलेंजेस है। तो उससे एक चीज़ तो समझ आ गई कि इंडिया में ई कॉमर्स ब्रोकन है। अ, लोगों को, सेलर्स को बहुत प्रॉब्लम होती है राइट प्रोडक्ट सोर्स करने में फ्रॉम चाइना,
राइट प्रोडक्ट को समझने में, आइडेंटिफाई करने में। प्रोडक्ट रिसर्च एक चैलेंज है, कोई करता नहीं है प्रोडक्ट रिसर्च। लॉजिस्टिक्स बहुत ब्रोकन है, लॉजिस्टिक्स के ऊपर एक फुलफिलमेंट कंपनी है, एक लॉजिस्टिक्स कंपनी है, दोनों आपस में बात नहीं करती। तो हमें उस टाइम पे लगा कि यार अगर इंडस्ट्री एक्टिवेट करनी है, इंडस्ट्री क्रिएट करनी है, तो क्यों ना ऑनलाइन ई कॉमर्स करना बहुत ईजी बना दिया जाए। तो हमने एक प्लेटफॉर्म बनाना स्टार्ट किया जिसपे सब कुछ एक ही जगह अवेलेबल होगा। आई थिंक दिस इज माय नेक्स्ट क्वेश्चन विपुल। बट हमारे लिए जो बेसिक अभी है वो ये है कि मतलब यार जिस एज में लड़के सोचते हैं कि अभी बीटेक पूरा कर लेते हैं, बैक नहीं आनी चाहिए, उस एज में विपुल ये सोच रहा है कि सॉफ्टवेयर बनाना है यार। आई मीन दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। हाउ? आई बिलीव सही इन्वायरमेंट मिल गया, मौके ऐसे हो गए, फैमिली के एंड से भी था कि जो करना है करो। अच्छा, कोई लिबर्टी थी। लिबर्टी थी। कोशिश रहती थी कि यार फैमिली पे प्रेशर ना आए। ऑलमोस्ट कॉलेज की मैंने, मेरे पार्टनर ने, हम दोनों ने अपनी फीस खुद ही पे करी है। ओह, आई रिमेम्बर एक इंसिडेंट था, हम कॉलेज में कॉलेज जाते थे रोज, लेकिन क्लासेस नहीं अटेंड करते थे। गूज़बम्प आ रहे हैं मेरे को ये बहुत, मेरी मम्मी भी मुझे आज बहुत बार बोलती है ये बात कि मुझे उस कैसे? टीचर से मिलवाना। हाँ, तो क्लासेस तो जाते नहीं थे, तो एक एल्गोरिदम की क्लास होती थी। एल्गोरिदम की टीचर ने एचओडी को कंप्लेन करी कि भाई ऐसे ऐसे एक लड़का है, ये कॉलेज आता है बट क्लास में नहीं आता, इसकी जाते कहाँ अटेंडेंस थे? ऑलमोस्ट जीरो है। उस टाइम पे सर बस हमें एक कॉलेज में भी लोगों को एडुकेट कर रहे थे, तो एक क्लब खोल रखा था टेक इन टॉक्स रिसर्च ग्रुप के नाम से। लोगों को एडुकेट करते थे कि आप अपना ऑनलाइन काम करना सीखो, वेबसाइट बनाना सीखो। एक तरफ पे हम काम कर रहे थे, लोगों को सिखा रहे थे, पीछे से ब्लू होस्ट और होस्ट गेटर की होस्टिंग के एफिलिएटिंग देते थे, वहां से थोड़े पैसे भी बन जाते थे। शुरू तो से खुराफाती थे, मतलब तो विपुल ये गर्ग सब शुरू से खुराफाती थे कि guys, तो विपुल एक चीज बीच में आई अचानक से कि मम्मी के पास कंप्लेन जाती है यार, हम लोग तो हिल जाते थे। मतलब जैसी कंप्लेन पहुंची, बोले इस बच्चे ने क्या किया, देखो आपके तो कॉलेज ही अटेंड नहीं करता है। इंटरेस्टिंग नहीं, मम्मी पहुंची स्कूल में, क्या हुआ फिर? सर बड़ा कॉन्फिडेंस से लेके गया था मम्मी को। अच्छा। मतलब मम्मी बोलती जाके क्या करूंगी मैं। हाँ। मतलब पेरेंट्स का आई थिंक बहुत ट्रस्ट रहा है मेरे पे। तो जब कंप्लेन गई मम्मी के पास, तो मम्मी ने मुझको पूछा कि ऐसे ऐसे एक मैसेज आया है मेरे पास और कॉल आया था, सब कुछ सही है? मैंने बोला हाँ मम्मी सब कुछ सही है, कोई इशू नहीं है। एंड शी ट्रस्टेड मी, शी सेड कि ओके देन फिर जाने की क्या जरूरत है। मैंने कहा नहीं मम्मी चल लेते हैं, आप कॉलेज ही घूम लेना, ऐसी बहाने आपने कॉलेज नहीं देखा मेरा कभी। तो मतलब मम्मी को लेके गया मैं कॉलेज, दिखाया पहले कि मम्मी देखो यहाँ पे ऐसे सब कुछ है। फिर एचओडी के रूम में गए, वो टीचर आई, टीचर ने आते ही कंप्लेन करना स्टार्ट किया कि ये क्लास में नहीं आता। कोलियों की बौछार। एचओडी भी थोड़ा से बोल रहे थे उस टाइम पे कि बेटा आना चाहिए। एचओडी को पता था कि अच्छा। कि भाई अगर ये कॉलेज क्लास में नहीं आ रहा तो ये बाहर बदमाशी नहीं कर रहे हैं, कॉलेज मतलब टिपिकली ब्रैट्स की तरह कुछ ऑपरेट नहीं मतलब कर रहे, अच्छा काम ही कर रहे हैं कुछ। क्योंकि हम कॉलेज में वर्कशॉप्स वगैरह भी कराते थे, तो एचओडी से परमिशन लेके ही होती थी सब चीजें वो। ओके। तो एचओडी को प्रेटी मच पता था। बट टीचर ने बोला कि करते करते एक पॉइंट पे कि भाई आपको शर्म नहीं आती, आपके पेरेंट्स इतनी मेहनत करते होंगे, आपकी कॉलेज की फीस कितनी एक्सपेंसिव है। कॉलेज की फीस, अब इंजीनियरिंग कर रहा था मैं, तो इंजीनियरिंग की तो फीस होती है ज्यादा होती है। तो फीस पे कर रहे होंगे आप 1-1 लाख रुपए साल की। आई थिंक ये 2012 की बात है, 2012 में लाख रुपए साल के तो ज्यादा ही होते थे। बहुत ज्यादा होता। तो दे रहे हो आप, पेरेंट्स दे रहे हैं ये सारी फीस और आपको शर्म नहीं आती क्या? तो मैं तो खड़े होकर सुन रहा था। मतलब नेचुरली आप अपने टीचर को क्या ही बोलोगे, आपके गुरु है वो इन दी एंड, राइट। तो उस पॉइंट में मेरी मम्मी ने उनको रोका और बोला कि मैम दो चीजें बोलना चाहूंगी। पहली बात, पहली हमें आज तक इसकी कोई कंप्लेंट नहीं आई। आप अगर बोल रहे हो कि आपको तो कंप्लेंट आती रहती होगी, आपको तो आदत होगी ऐसे जाने की स्कूल में कॉलेज में, तो आज तक कंप्लेंट नहीं है, आप पहली टीचर हो जिसने बुलाया है। दूसरा रही बात, मेहनत करके हम पे कर रहे हैं, ये बच्चा खुद अपनी स्कूल कॉलेज की फीस पे कर रहा है और ये खुद ही बोलता है कि कोई देने की जरूरत नहीं है, मैं संभाल लूंगा अपने आप। वेरी इंस्पायरिंग। तो एचओडी ने भी बोला खड़े होकर कि हाँ मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम है, ग्रेड्स भी अच्छे हैं, मार्क्स भी अच्छे आते हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई जरूरत है। कोई नहीं मैडम, आप स्पेशली कॉलेज आपके देखिए, सब्जेक्ट में भी आप ठीक है। जाइए। और आपके सब्जेक्ट में भी ठीक ही है, कोई गड़बड़ तो है नहीं, ऐसा जिसकी नहीं आप कि बैक्स कंप्लेन आ कर रही है, रहे कुछ हो हो रहा है। इवेंचुअली। तो वहां से मुझे लगता है एक और कॉन्फिडेंस आया कि नहीं यार पेरेंट्स का इतना ट्रस्ट है, तो लाइफ में एक्सपेरिमेंट्स करने से मत डरो, लेकिन कुछ गलत मत करो और किसी का भी गलत मत करो। नेसेसिटी भी तो है विपुल की, मतलब आपके साथ पेरेंट का ट्रस्ट होना चाहिए। योर इकोसिस्टम शुड ट्रस्ट यू, जो आपके आसपास लोग हैं उनको आप पे ट्रस्ट बहुत होना चाहिए। बिल्कुल सर, मैं तो मानता हूँ, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। आज मैं सुबह आपके डीओपी से भी बात कर रहा थोड़ी देर पहले। अच्छा।
वो भी पूछ रहे थे कि ऐसा क्या हुआ लाइफ में अलग कि आपने इतनी अर्ली इन द लाइफ एक अच्छा स्टार्ट मिल गया आपको। तो मैंने बोला कि यार मैं कोई एक्सेप्शनल नहीं हूँ ऑनेस्टली, और जेन्युइनली मैं कोई एक्सेप्शनल नहीं हूँ। मुझे लगता है कि बस गॉड हैज़ बीन रियली काइंड कि मुझे सही टाइम पे सही जगह उन्होंने खड़ा कर दिया और सही लोग मिल गए मेरे को, सही लोग मिलते हैं और वो सही लोग ही आगे ले जाते चले गए। ऑफ कोर्स गड्ढों में भी गिरते हैं, उतार चढ़ाव तो पार्ट लगे ही एंड रहते पार्सल हैं, है। राइट, पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है, क्रेस्ट एंड ट्रोज लगे रहेंगे। बट अगर लोग सही होते हैं ना, तो जब आपको लगता है कि यार आप नहीं कर पा रहे, लेट्स से आपका को फाउंडर हो गया, आपका पार्टनर हो गया, आपका क्लाइंट ही हो गया, वो आके बोलता है कि नहीं यार सब सही है आपका, आप कर रहे हो एकदम सही, कोई दिक्कत नहीं है, तो कोई गड़बड़ नहीं है, अलग ही कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ यार करते हैं ना काम इसके ऊपर, क्या दिक्कत है, बिल्कुल सही है, चीजें तो चलती रहेंगी। तो बीटेक चल रहा है, अब शेर के मुंह में खून लग चुका है कि अभी पैसे बनाने हैं, ठीक है ना, तो आपने सॉफ्टवेयर बनाना शुरू कर दिया। यार कोडिंग का दिमाग कहाँ से आया उस समय जब आप बीटेक कर रहे हो, आपके दिमाग में अचानक से कोडिंग कैसे आ जाती है? सर बीटेक में कंप्यूटर साइंस में तो कोडिंग ही पुश करते रहते हैं। अच्छा। तो 10th क्लास में ही मेरे मॉम डैड ने मेरे को एक C++ के कोर्स में डाल दिया था। तो 11th क्लास में जो मैं C++ कर, मैंने कंप्यूटर साइंस ली थी 11th क्लास में भी, तो जो 11th क्लास में C++ कर रहा था मुझे ऑलरेडी सब आती थी। उस टाइम पे मैं जावा में घुस चुका था। तो ऑलरेडी अंडरस्टैंडिंग ऑफ टेक्नोलॉजी, अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिस्टम्स बहुत अच्छे से थी। ये नहीं बोलूंगा बहुत बेस्ट थी, बट बहुत अच्छे से समझ आते थे सिस्टम्स, समझ आता था डेटा इंटरनेट पे कैसे फ्लो होता है। एंड जैसे मैंने बोला लोग बच्चे मिलते गए, तो जो मेरा पार्टनर है, मेरा को फाउंडर भी है आज के बिजनेस में भी, और लेटरीच में भी मेरा को फाउंडर था, ऋषभ सक्सेना नाम है उनका। अच्छा। ही इज माई CTO। तो वो टेक में मुझसे भी कहीं ज्यादा आगे है। इनफैक्ट जब हम लोगों ने ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी, ही वॉज द वन जो मेरे को ब्लॉगिंग में लेके आया था। ये कहना बहुत बड़ी बात है, ऑन स्क्रीन ऑन कैमरा, दिस इज समथिंग वेरी अमेजिंग कि ये कहना बहुत बड़ी बात है कि भाई अगला जो बंदा है, पार्टनर है, वो आपसे एडवांस है एक स्किल सेट। ऑफ कोर्स वो उसको टेक बहुत अच्छा आता है। मेरे को लगता है मेरी स्ट्रेंथ ही ये रही है, जब हम सॉफ्टवेयर कंपनी चलाते थे तो हम लोग मल्टीपल एप्स लॉन्च करते थे। हम साल में एटलीस्ट 4 से 5 एप्स लॉन्च करते थे। ओके। एंड हम अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को ही वो एप्स बेचते थे। हमारा बिजनेस मॉडल ही कुछ ऐसा था। तो मैं ये सोचता हूँ कि सब कुछ हम वो कर इसलिए पा रहे थे, इतने अच्छे से कर पा रहे थे, क्योंकि मेरा काम था सिर्फ आइडिया को सोचना कि कैसे करेंगे इसको, और मैं जाके डिस्कस भी नहीं करता था। मैं सिर्फ सोचता था, कमिटमेंट्स करता था, पार्टनरशिप्स करता था, और जाके सीधा अपने को फाउंडर को बोलता था कि भाई ये बनाना है, बनाना चालू करते हैं, और वो बनाना शुरू कर देते थे। जहां भी भटकते थे, ऑफ कोर्स एक कॉमन आइडिया होता था, ग्राउंड होता था, बात करके सॉल्व कर लेते थे। लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने कुछ सोचा हो कि ये बन सकता है इस तरीके से, हम इसको बना सकते हैं, एंड ही केम टू मी एंड सेड कि नहीं यार ये नहीं हो सकता। कभी नो तो मैंने सुना ही नहीं। तो आई थिंक वो एक बहुत बड़ी चीज रही है कि भाई कुछ भी है फिगर आउट कर लेंगे। यू नीड टू चूज द राइट पार्टनर्स, राइट? आई बिलीव ऑफ कोर्स यू नीड टू चूज द राइट पार्टनर्स, बट मेरे को भी लोग बोलते हैं यार हाउ टू चूज द राइट पार्टनर। मुझे तो पता ही नहीं, क्योंकि भाई मेरे को तो एक ही पार्टनर मिला, मैं आज भी उसके साथ ही काम कर रहा हूँ, और इधर उधर मैंने देखा ही नहीं कहीं। यू आर ब्लेस्ड। नहीं ठीक है। तो फिर ये आपने ऐप्स बनाया, तो आपका मॉरल तो शुरू से ही आप है, आप देख रहे हो बीटेक में आप एक सॉफ्टवेयर बना चुके हो, वेब पुश के लिए नोटिफिकेशन बना चुके हो, एक सॉफ्टवेयर आप इसको यूज़ कर रहे हो, सेल कर रहे हो, इतने बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं, वीटी फीड इट्स क्वाइट ए गुड नेम इन द मार्केट, अब उसको आप सेल कर रहे हो, तो आपका तो कॉन्फिडेंस पहले ही अप हो गया है, वहाँ से भी फुलफिल कैसे? सर हम लोग ऐसे बिजनेस में थे कि हम लोग एप्स बनाते थे। जैसे मैंने बताया, हमारे पास एक सेट ऑफ 15,000 प्लस कस्टमर्स थे जो हमारी एप्स ले रहे थे। हम न्यू एप्स बना करके उन्हीं कस्टमर्स को दिए जा रहे थे, राइट। एंड और कस्टमर्स को हम थ्रू एफिलिएट्स पुश कर रहे थे। एक पॉइंट आया कि हमें समझ आया कि यार ये तो एक नेवर एंडिंग गेम है, हम लोग इससे बाहर नहीं निकल पा रहे। कंपनी बड़ी हो रही है, पैसे बन रहे हैं, हमने यूएस में भी कंपनी रजिस्टर करी। अच्छा। राइट। हम प्राइमरीली यूएस में ही सारी सेल्स कर रहे थे, नंबर्स भी अच्छे कर रहे थे, स्पीकिंग इनवाइट्स भी आ रहे थे डिफरेंट जगहों से, आप एक अच्छे सर्कल में बैठ पा रहे थे, सब कुछ हो रहा था। बट मुझे समझ आ रहा था यार कि क्या ये हम जिंदगी भर कर सकते हैं? कभी तो हम आउट ऑफ आइडियाज होंगे, कब तक हम भागते रहेंगे? और मुझे ऐसा लगता है सर, ग्रो करने के लिए लाइफ में वर्टिकल ग्रोथ करनी बहुत जरूरी है एज कंपेयर टू हॉरिजॉन्टल ग्रोथ। तो हम लेकिन कर रहे थे हॉरिजॉन्टल ग्रोथ, क्योंकि आपको मल्टीपल एप्स लॉन्च करनी है सेम कस्टमर को बेचने के लिए। तो ये उस टाइम पे मेरे इन्वेस्टर थे, मैं मेंटोर मानता हूँ तरंग को। मैं तरंग से ऑलमोस्ट अपनी हर मीटिंग में शेयर करता था यही फीलिंग कि तरंग कुछ ऐसा करना है
जहाँ पे हम वर्टिकली काम कर सके। आज जो बनाए कल भी उसी का एक अपग्रेड बनाए, ना कि एक नई ऐप बनाए, नया ना बनाना पड़े, नया ना बनाना ऐड ऑन पड़े, करें राइट? इकोसिस्टम। एड ऑन्स करते चले जाए और एक ही तरह की मार्केट को एक्टिवेट करे। करेक्ट। अच्छा, बाय द वे बीटेक खत्म होते होते कितनी इन्वेस्टमेंट रेज कर ली थी? हमने $100,000 रेज किया था वाह, फ्रॉम वी कमीशन। आप उसके अपना आगे बीटेक कंप्लीट कर रहे हो, थर्ड ईयर में खत्म हमने कर रहे रेज हो, कर लिया था। थर्ड ईयर में, हाँ जी, एंड यू हैव 1 year रिमेनिंग एंड यू हैव $100 million आधा ऑलरेडी, साल बचा था, क्योंकि फंडिंग क्लोज होते होते भी 5-6 महीने लग एंड गए थे। 100 million you said, right? सॉरी, 100 million you raised, right? नो, वी रेड $100,000 $100,000 ये आपने तभी रेज कर लिया जब आपका तीसरा साल एंड हो रहा है। हाँ जी। वाह, दैट्स अमेजिंग। आसमान में तो होगा कॉन्फिडेंस। अच्छा था सर, मतलब कॉलेज में पोस्टर्स लगे थे। सेलिब्रिटी, मेरे दोस्तों को लगता था कि ये $1,00,000 विपुल की जेब में आए हैं, तो वो कहते थे भाई ये स्टोरी पार्टी हमने दे दो। सुनी है, किसी तो पॉडकास्ट में सुनी है ये। हाँ, मतलब ये बहुत फेमस है। मुझे एक्चुअली ये न्यूज़ वाज सपोज टू बी वेरी प्राइवेट। अच्छा, फंडिंग होने में 5-6 महीने लग गए थे, हाँ। क्योंकि हमारी पहली फंडिंग थी। हम थोड़े ज़्यादा ही गूगल से पढ़ के तरंग आज भी मुझे बोलते हैं तुमने मुझे बहुत घुमाया है फंडिंग करने के लिए, तुमने इतने कानून निकाले हैं कि तरंग ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ऐसे नहीं होना। हमने एक सीए हायर किया था जो हमें एडवाइस करता था। ओह, वो काफ़ी ज़्यादा ही हमें एडवाइस करता था कि ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। वो सीए भी हमारा एक क्लाइंट था। हम पहले एसईओ सर्विस बेचते थे घर घर जा करके नॉर्मल की, कि भाई कंपनी रजिस्ट्रेशन इन रोहिणी कीवर्ड हम रैंक करा अब देंगे। ये कितने पहले बेचते थे? बीटेक के थर्ड ईयर ये में तो आप ये already- फर्स्ट सेकंड ईयर में हम बेचते थे वाह, सर्विसेज। तो उसी का एक सीए था, हमारा क्लाइंट था, उसी को हमने हायर कर लिया। वो हमें फंडिंग वगैरह बता रहा था। तो हमने फंडिंग जब रेज करी तो ये न्यूज़ प्राइवेट थी, बिकॉज अगर आपको पीआर करनी है तो सब जगह एक साथ जानी चाहिए। अगर आपने एक जगह पीआर रिलीज कर दी तो बाकी पब्लिकेशन उठाएंगी नहीं। उठाएंगे नहीं, हाँ। तो अपेरेंटली मुझे अच्छे से याद है, मेरा फोर्थ ईयर में आई थिंक 7th सेमेस्टर का एग्जाम था। एग्जाम दे करके मैं बाहर आया और वो एग्जाम के 3 घंटे के गैप में वो न्यूज आउट हो गई थी कि इन्होंने फंडिंग रेज करी है। अच्छा, तो जब मैं बाहर आया तो मेरे कॉलेज में मेरे दोस्त ने आके मुझे बोला कि तूने बताया नहीं, तूने $1,00,000 तेरे को मिले हैं। सबको पता तो था कि मैं स्टार्टअप पे काम उसमें कर से रहा हूँ तुझे अपने। कितने मिले? तो उसका ऐसा मानना था कि यार तुम लोग पार्टनर हो, तेरे को भी मिले होंगे सारे पैसे तो ये, राइट? तो पार्टी दे तो सीधा इसकी। तो मैंने उसको समझाया भाई ये पैसे कंपनी को मिलते हैं, कंपनी को बढ़ाने के लिए मिलते हैं, ये पैसे मेरी जेब में नहीं आए हैं, मैं तो कंपनी में एक एम्प्लॉय हूँ। तो वो सब बड़े फन मोमेंट रहते थे। लोगों को लगता था कि भाई अब एक कॉलेज में बीटेक के 18 साल के लड़के को कोई सुन रहा है, 70 लाख रुपए मिल गए हैं, वो बहुत बड़ी बात होती थी उस टाइम पे। उस टाइम पे हम लोगों ने मैकबुक्स वगैरह भी ले लिए। मोस्टली उस टाइम पे कॉलेज में विंडोज चलते थे, अब तो सब मैकबुक यूज करते XP, हैं। हाँ, हमें याद है आज भी। तो हमने मैकबुक्स वगैरह ले लिए, तो अलग थोड़ा सा नाम हो गया था। कॉलेज ने भी सेलिब्रेट किया, पोस्टर्स लगा दिए हमारे, दिखाने के लिए कि कॉलेज के बच्चे कितना आगे कर रहे हैं। कॉलेज में जब हायरिंग हो रही थी लास्ट ईयर में, तो हमने एक इंटर्नशिप फेयर ऑर्गेनाइज किया अपने ही कंपनी के लिए लोग हायर करने के लिए अपने कॉलेज इन से। द सेम कॉलेज यू आर स्टडीइंग? यस, द सेम कॉलेज दैट वी वर स्टडीइंग। मेरी कंपनी के पहले 7 एम्प्लॉयज हमारे आईपी यूनिवर्सिटी के ही थे, जो हमने इंटर्नशिप फेयर से हायर किए थे। खुद के कॉलेज के? खुद के कॉलेज से। मेरे स्कूल टाइम से मेरे 2 से 3 बेस्ट फ्रेंड, अब 2 काम कर रहे हैं, एक चला गया, वो आज भी हमारी कंपनी में ही काम कर रहे हैं। और ऐसा कोई फीलिंग नहीं है कि भाई मैं ओनर हूँ और तुम मेरे एम्प्लॉयज हो। हम सब मिलके काम करते हैं, कोई सर नहीं बोलता, आपस में दूसरे को नाम से बात करते हैं। ऑफ कोर्स हायरार्की है, हायरार्की को रिस्पेक्ट करते हैं, प्रोसेसेस से काम करते हैं, लेकिन क्योंकि सब लोग साथ में बड़े हुए हैं ना, तो सबको पता है कि यार ये इंसान कैसे सोचता है, इसको क्या चाहिए। जब ये बोल रहा है मुझे ऐसे चीज बनानी है तो उसको ऐसे ही बनानी है, तो चीजें करनी बहुत आसान हो जाती है। टर्म कोड किया विपुल अभी आपने, प्रोसेसेस। बीटेक कर रहा है, बीटेक का फाइनल ईयर चल रहा है या थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर चल रहा है, थर्ड ईयर के एंड चल रहा है, आपने फंडिंग रेज कर लिया है। अब इतनी एज में, इस टाइम स्पैन में कंपनी में प्रोसेस सेट करना, ये क्या नया है, कैसे? सर ऑनेस्टली आता तो हमें कुछ नहीं था। हाँ। हम तो 3 दोस्त मिलके चला रहे थे कंपनी उस टाइम पे। फिर इंटर्न्स रखे थे, इंटर्नशिप फेयर से उन्हीं को परमानेंट कर लिया था, कुछ को एम्प्लॉयज। एक कोवर्किंग स्पेस में 2 सीट से चालू किया था, फिर वहीं पे सबसे बड़ा ऑफिस ले लिया था। प्रोसेसेस नाम की कुछ चीज़ नहीं पता कोई थी। चीज़ नहीं थी। लेकिन जो वी कमीशन ऑन बोर्ड आया तो पारुल, हु इज द co-founder and CEO at V Commission. So Parul, I believe, I would say she's almost like the mother of building processes, right? Okay. She knows how to build great processes. तो पारुल के साथ मतलब जाने अनजाने में ऑलमोस्ट एक क्लास लग जाती थी। हर फ्राइडे मुझे याद है हम उनके ऑफिस जाते थे।
उनको इन्वेस्टर रिपोर्ट देने के लिए, वहाँ पे टाइम स्पेंड करने के लिए वी कमीशन के ऑफिस में। तो शी यूज्ड टू टीच अस अ लॉट अबाउट हाउ टू बिल्ड प्रोसेसेस, राइट, कि क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो हमारे सारे प्रोसेसेस ऑलमोस्ट हमने पारुल से, वी कमीशन से सीख के ही बनाए हैं, जो आज हेल्प भी करते हैं, बिकॉज देन आपको ना हर चीज़ फिगर आउट नहीं करनी। अब उनको 10 साल हो गए कंपनी चलाते हुए, उनको पता है क्या चीज़ बिगड़ती है, क्या चीज़ सही चलती है। तो आपको अब आप बेसिकली उनके लाइफ लेसन्स ने उनको जहाँ पहुंचाया, अब आप उसके आगे से काम करना चालू कर रहे हो, तो आपको बहुत एज मिल जाता है। समटाइम्स वी लर्न फ्रॉम द फेलियर्स, एक्सपेरिमेंट्स, बट यू हैड मेंटर्स, तो वो उससे सीखे हो। तो वो काम आया। ऑफ कोर्स हम फेल भी बहुत बार हुए हैं, क्योंकि अपना फ्लेवर होता है करने का चीज़ों को, लेकिन हमेशा से आई बिलीव हैविंग द राइट पीपल अराउंड हैज रियली हेल्प्ड मी। राइट, यू आर ब्लेस्ड। देन अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वी फुलफिल क्या है, क्या एग्जैक्टली वी फुलफिल है क्या? तो सर, वी फुलफिल एक ब्रांडेड ड्रॉप शिपिंग एंड एक D2C ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। असेंशली हम करते क्या है, हम इंडिया और इंडिया के बाहर जितने भी ई कॉमर्स एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको इनेबल करते हैं कि इंडिया में वो एक माइक्रो D2C या ड्रॉप शिपिंग बिजनेस को स्टार्ट करे। फोकस हमेशा से रहता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के ऊपर। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होती कैसे है, हमने एक ऑल इन वन प्लेटफॉर्म बनाया है। तो एक टेक्नोलॉजी इनेबल्ड डैशबोर्ड है, AI पावर्ड है, जहाँ जहाँ पे AI लग सकता है हर जगह लगाया है, जहाँ पे मशीन लर्निंग लग सकता है हर जगह लगाया है। वी आर वेरी गुड विद टेक, वी बिलीव। सबसे पहले एक प्रोडक्ट रिसर्च टूल है। जब भी आप ई कॉमर्स करते हो, प्रोडक्ट इज द सोल ऑफ योर ई कॉमर्स बिजनेस। तो वी हैव अ टीम जो प्रोडक्ट रिसर्च करती है, 36+ पैरामीटर्स के अराउंड उन प्रोडक्ट्स को वैलिडेट करती है। वी स्पेंड आवर ओन मनी टू टेस्ट दोज प्रोडक्ट्स ऑन मेटा, ऑन फेसबुक, देखने के लिए इसका इनिशियल रिस्पॉन्स क्या है, एंड उसके बेसिस पे वी हैव अ कैटलॉग ऑफ इनर सर्कल प्रोडक्ट्स। तो प्रोडक्ट रिसर्च करी कराई मिल गई आपको। देन वी इनेबल पीपल टू डू सोर्सिंग। कोई भी प्रोडक्ट हम बोलते हैं आपको पूरे वर्ल्ड में अच्छा लगा, आपको बेचना है, आप आओ हमारे डैशबोर्ड पर, उसका लिंक ड्रॉप करो, या तो हमारे कैटलॉग में ऑलरेडी होगा वो, इमेज से सर्च कर लो, नहीं मिलता लिंक ड्रॉप करो, वी विल गेट यू अ कोटेशन, चाहे वो चाइना से आ रहा हो चाहे वो इंडिया से आ रहा हो। अब चाइना ऑफ कोर्स एक मैन्युफैक्चरिंग हब है, मोस्टली प्रोडक्ट वहाँ मिल जाते हैं। एंड वन ऑफ द थिंग्स दैट वर्क्स फॉर अस इज वी प्रोवाइड वन फाइनल कोटेशन। तो नो सरप्राइज चार्जेस। टिपिकली जब चाइना से सामान इंपोर्ट करते हो तो इंपोर्टर आकर के लास्ट डे पे बोलता है भाई इतने घूस खिलानी पड़ेगी कस्टम्स क्लियर कराने के लिए, या अब रेट ज़्यादा हो गया फ्लाइट का, या सी का रेट ज़्यादा हो गया, तो इतने एडिशनल पैसे लगेंगे। सो वी से जीरो सरप्राइज चार्जेस, वन फाइनल कोटेशन, आपको वही पे करना है, आपको प्रॉपर बिल मिलता है, क्वालिटी एश्योर्ड प्रोडक्ट मिलता है। देन वी ऑल्सो हेल्प देम विद फुलफिलमेंट, शिपिंग। हम खुद ही अपने एंड से देखते हैं कौन सा शिपिंग प्रोवाइडर बेस्ट रहेगा, उसके थ्रू शिप करते हैं। वी हैव सिस्टम्स विच आर AI ड्रिवन, जो हेल्प करते हैं विद फ्रॉड डिटेक्शन, बायर की इंटेंट को गॉज करने में, डिलीवरेबिलिटी को प्रेडिक्ट करने में, होएगी कि नहीं होएगी। तो ऑल इन ऑल इससे डिलीवरी रेट भी अच्छा हो जाता है। तो आपने पार्टनर किया हुआ है ब्लू डार्ट के साथ में? हमने सारी शिपिंग कंपनी RMX के साथ पार्टनरशिप सारी कर शिपिंग कर रखा है। ओके। वी हैव बिल्ट इट लाइक ऊबर। हमने अपना कुछ नहीं स्टार्ट किया है। जैसे ऊबर है एक तरफ लोग है, एक तरफ राइडर्स, उन्होंने उसका कनेक्शन किया है, एग्रीगेट किया है। हमने ऐसे ही जितने भी सप्लायर्स है चाइना में, इंडिया में, उनके लिए एक एग्रीगेशन बना रखा है। हमने मल्टीपल वेयरहाउस के साथ पार्टनरशिप कर रखी है, हमने मल्टीपल शिपिंग कंपनी के साथ पार्टनरशिप कर रखी है, हमने मल्टीपल कस्टम क्लियरेंस एजेंट के साथ पार्टनरशिप कर रखी है। आप जब अपनी रिक्वेस्ट देते हो कोई भी, उस रिक्वेस्ट को हमारा कोई ना कोई बैकएंड पार्टनर सर्विस कर रहा होता है, लेकिन आपको सब चीज़ मिलती है एश्योर्ड बाय वी फुलफिल। अच्छा, ये एक चीज़, दो तीन सवाल मेरे और हैं, इसी से ड्राइव होते हैं। पहला हम सिंप्लीफाई करते हैं इसको कि ई कॉमर्स एंटरप्रेन्योर जो तो आपने कोट किया है, एग्जैक्टली है क्या? ई कॉमर्स एंटरप्रेन्योर मतलब क्या? एक ऐसा, देखो एंटरप्रेन्योर क्या है, जो अपना खुद का कुछ काम करता है, ठीक है, जो अपना वो खुद का काम करता है ई कॉमर्स की नीश में, वो हो गया ई कॉमर्स एंटरप्रेन्योर। क्योंकि हम लोग लोगों को ई कॉमर्स करना नहीं सिखाते, हम लोग लोगों को ई कॉमर्स करने में इनेबल करते हैं। वेरी नाइस, ओके, ये हेल्पफुल है। दूसरा आता है D2C। सो D2C का मतलब क्या हुआ इसमें? तो यहाँ पे ना D2C इज डायरेक्ट टू कंज्यूमर। तो D2C एक तरीका है बेचने का, जहाँ पे एक सेलर अपनी ब्रांड का प्रोडक्ट बेच रहा होता है एंड कस्टमर को। क्योंकि वो अपनी ब्रांड का प्रोडक्ट बेच रहा है तो उसको कंट्रोल है अपनी क्वालिटी पे, कंट्रोल है अपने प्रोसेसेस पे, करेक्ट, कंट्रोल है अपने ऑपरेशंस पे।
तो नेचुरली कहीं ना कहीं कस्टमर को एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है, सेटिस्फैक्शन मिलता है, सेटिस्फैक्शन मिलता है, यूजर एक्सपीरियंस अच्छा होता कस्टमर रिपीट ऑर्डर्स डालता है, एलटीवी बढ़ता है, है। आपका आपका ब्रांड बनता है। व्हाट इज दैट एलटीवी? एलटीवी इज लाइफ टाइम वैल्यू। ओके। आपने एक ब्रांड के ऊपर कितना खर्चा किया, जैसे आपने Okay. बॉलमेन पहना हुआ है, आपने बॉलमेन पे कितना खर्चा किया, एक बार जाके खरीदा, दोबारा गए, दोबारा खरीद खरीदा, लिया, अच्छा तीसरी लगा बार तो खरीद ठीक लिया, है, चौथी बार खरीद लिया। ठीक है। तो ओवरऑल कि सुरेंद्र ने बॉलमेन के ऊपर इतना खर्चा कर दिया, दैट इज योर लाइफ टाइम वैल्यू करेक्ट। फॉर बॉलमेन एज कम्पेयर टू सुरेंद्र। ओके। अभी आपने ऊबर से कंपेयर किया। देखिए ऊबर में ऐसा है कि एक तरफ यूज़र है, एक तरफ एक कंपनी जो कि ड्राइवर फैसिलिटेट करती है और यूज़र फैसिलिटेट करती है, एंड टू एंड है। आपके में चैलेंजेस काफ़ी हैं क्योंकि इधर आपको वेयर हाउस भी रिसोर्स करना है, इधर आपको डिलीवरी भी देखनी है कि डिलीवरी कंपनी कौन सी इसके लिए बेस्ट रहेगी, उधर प्रोडक्ट रिसर्च भी करके देना है। तो थोड़ा डिफरेंट नहीं हुआ ऊबर से? डिफरेंट इस तरह से हुआ कि हमारी सर्विसेज मल्टीपल है, बुके ऑफ सर्विसेज है एज कम्पेयर टू ऊबर जो सिर्फ राइड दे रहा है। बट मैं जब ऊबर बोल रहा था तो मेरा कहने का आप तो मतलब पूरा था बुफे लगा के दे रहे हो। फ्रॉम अ मॉडल पॉइंट ऑफ व्यू कि एक बीच में हमारा वी फुलफिल का इंजन है, दूसरी तरफ हमारे बैकएंड Right, इनेबलर्स है, right, एक right. तरफ सेलर्स या पार्टनर्स, हम पार्टनर्स बोलते हैं अपने क्लाइंट्स को। द आइडिया इज वी वांट देम टू फील कि हम उनके साथ पार्टनरशिप की तरह काम कर रहे हैं। हाँ। और एक्चुअली गोल भी यही है, हम लोग बोलते इस तरह से है कि अगर आप ई कॉमर्स बिजनेस चला रहे हो और आप वी फुलफिल के साथ काम कर रहे हो तो आपको एक छोटी सी फीस के अंदर एक टीम ऑफ ई कॉम एक्सपर्ट्स मिल गई है जो आपके लिए काम कर रही है, ऑलमोस्ट एज इफ दे आर योर को फाउंडर, बट विदाउट टेकिंग एनी इक्विटी, without having you to continue to align your co-founder, manage their tantrums or whatever, and even share profits. पूरा कुछ का नहीं, पूरा मेन्यू ऑफ बफे हो गया, आपने दे दिया सिलेक्ट करके, ये सब है, खा के देख सकते हो। यही सब है और यही सब चाहिए ई कॉमर्स करने के लिए सक्सेसफुली। जो मर्जी खा लो। सभी खाना पड़ेगा। खाना सभी पड़ता है वैसे भी। अच्छा, नहीं ठीक है, गुड है, वेरी नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विपुल कि आपने बात की ड्रॉप शिपिंग की। क्या है ड्रॉप शिपिंग, है क्या ये? आजकल बहुत इंटरनेट पे छाया हुआ है, लोग करते भी हैं, बहुत सारे लोग इस पे वीडियोस बना रहे हैं, कोर्सेज बना रहे हैं, plenty of I scroll the Instagram and I see everybody is teaching you drop shipping, how to do drop shipping in India and abroad. क्या है? सो ड्रॉप शिपिंग ई कॉमर्स को करने का एक मॉडल है जिसमें आप अपने सारे ऑपरेशंस किसी को दे देते हो, आउटसोर्स कर देते हो, खुद से कोई ऑपरेशन नहीं करने होते और साथ ही में इन्वेंट्री भी नहीं रखनी होती। तो आप नेचुरली किसी सप्लायर के प्रोडक्ट्स को अपने स्टोर के ऊपर बेच रहे होते हो। जब ऑर्डर आता है तो वो सप्लायर ही वो उस ऑर्डर को शिप करता है और सप्लायर ही सारे ऑपरेशंस को भी मैनेज करता है। थोड़ा और सिंपलीफाई करेंगे इसको, अपने स्टोर मतलब? सिंपलीफाई करने का तरीका ये है कि सपोज करो आपके पास इस मग के 1000 पीसेज है, ठीक, मैंने आपसे एक अरेंजमेंट कर ली कि भाई मैं इन मग्स को बेचूंगा। जब जब ये मग्स के ऑर्डर आएंगे आपका काम है ये मग्स को कस्टमर को शिप करना। अच्छा। और जब शिप करके जो पैसे मिलेंगे उस पैसों में से आप अपना हिस्सा रख लेना, मुझे मेरा हिस्सा दे देना। ठीक, तो ये मॉडल है बस ड्रॉप शिपिंग का। ओके। और ये जो कप है ये आप अपना कस्टमाइज प्रिंट करके अपनी? नहीं, अब इसमें ये कैच है। अच्छा। क्योंकि ये मग आपका है, ये कप आपका है, तो मेरे ऊपर ना इसकी ब्रांडिंग का कंट्रोल है, ना ही मेरे ऊपर इसके ऑपरेशंस का कंट्रोल है, करेक्ट, ना ही लॉजिस्टिक्स का कंट्रोल है। अब टीयर 1 नेशंस में जहां पे प्रीपेड ड्रॉप शिपिंग होती थी, कस्टमर पहले पैसे देता था और फिर ऑर्डर को आप शिप करते थे, वहां तो ये सब सही चलता है। इंडिया में है सीओडी। इंडिया में 60 to 70% ऑर्डर पूरे ई कॉमर्स पे सीओडी के होते हैं। ड्रॉप शिपिंग इंडस्ट्री में ये 90% प्लस होते हैं जो सीओडी के ऑर्डर होते हैं। जब हाथ में आ जाएगा प्रोडक्ट तब पैसे देंगे हम कुरियर अच्छा, बॉय को। ठीक है। अब इसके फायदे भी और नुकसान भी है। फायदे ये है कि कस्टमर और ट्रस्ट के साथ ऑनलाइन शॉपिंग कर सकता है हाँ। और रीच भी बढ़ जाती है, राइट। आपके अगर आप मार्केटिंग समझते हैं यहाँ व्यूअर्स, तो मार्केटिंग में सीपीएस भी कम हो गए क्योंकि अब ट्रस्ट बढ़ गया, कन्वर्जन रेट अच्छा आएगा। करेक्ट। लेकिन चैलेंज क्या है? आरटीओ। कस्टमर के पास अब एक कोई ऑब्लिगेशन नहीं है उसे प्रोडक्ट रिसीव करना है। कुरियर बॉय जाएगा, कस्टमर बोलेगा मेरा मन बदल गया, मेरे को नहीं चाहिए, वापस ले जाओ, तो आपको तो शिपिंग चार्ज लग गए। रिटर्न्स की ये प्रॉब्लम आ जाती है। बट ये D2C में प्रॉब्लम थोड़ी कम है
क्यों? क्योंकि D2C में एक तो ब्रांडिंग है, ठीक है, कंट्रोल है, हाँ, कस्टमर लुक फॉरवर्ड कर रहा होता है कि ये प्रोडक्ट मैंने खरीदा है, मेरे को वेट मिलना कर रहा चाहिए, होता है, वेट कर रहा होता है। हाँ, तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है, एक और जो मैं बात करना चाहूंगा, हम्म। ब्रांडेड ड्रॉप शिपिंग। हाँ, तो ब्रांडेड ड्रॉप शिपिंग एक ऐसा मॉडल है जो अब यूएस में बहुत वायरल हो गया है। ओके, यूएस में जितने भी ओजी ड्रॉप शिपर्स थे, अब वो सब ब्रांडेड ड्रॉप शिपिंग की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ब्रांडेड ड्रॉप शिपिंग एक हाइब्रिड है D2C का और ड्रॉप शिपिंग का। आइडिया इज आप एजाइल रहो, लीन रहो, छोटी टीम के साथ फास्ट तरीके से काम करो, जैसे एक ड्रॉप शिपर काम करता होगा, लेकिन आप अपनी ब्रांड के प्रोडक्ट को बेच रहे हो, तो इससे कस्टमर को एक रिकॉल है, साथ ही में आपका कंट्रोल है प्रोडक्ट की क्वालिटी के ऊपर और थोड़े ऑपरेशंस के ऊपर। इसीलिए अब हम वी फुलफिल को एक ब्रांडेड ड्रॉप शिपिंग प्लेटफॉर्म बोलते हैं। वी से वी वांट टू लीड दिस वेव ऑफ ब्रांडेड ड्रॉप शिपिंग इन इंडिया। क्या डिफरेंस हुआ इन दोनों में? मतलब एक हो गया आपने की प्रोडक्ट अगले का है, ब्रांडिंग भी अगले की है, आपने बस बेचना है और बीच का मार्जिन लेना है, स्प्लिट करना है। करेक्ट। एक ये मॉडल हो गया, ये भी ड्रॉप शिपिंग है। ये ड्रॉप शिपिंग ही है। दूसरा ड्रॉप शिपिंग है जहाँ पे D2C कर रहे हो आप, राइट, ब्रांडेड कर रहे हो। जहाँ दोनों पे में D2C होता है, जहाँ पे आप एक टिपिकल D2C बिजनेस में आप इन्वेंट्री को बहुत ज्यादा स्टॉक कर रहे होंगे और एग्जॉर्बिटेंटली स्टॉक कर रहे होंगे। टिपिकली आप देखोगे तो एक D2C कंपनी ना एक ही तरह के प्रोडक्ट बेचती रहती है, राइट। ब्रांडेड ड्रॉप शिपिंग एक माइंडसेट है जहाँ पे हम ये बोल रहे हैं भाई आप एक नीश पे मत अटको, एक प्रोडक्ट पे मत अटको, आप बेचो 10 तरह के प्रोडक्ट, बेचो 3-4 नीश के अंदर प्रोडक्ट, राइट। ठीक, लेकिन आप जितने भी प्रोडक्ट बेच रहे हो उन सब के अंदर ब्रांड के ऊपर काम करो, प्रोडक्ट के ऊपर आपकी ब्रांडिंग होनी चाहिए, आपके लैंडिंग पेजेस ब्रांडेड होने चाहिए, कस्टमाइज होना आपकी चाहिए। एड्स ब्रांडेड होनी चाहिए। तो अब आप कंपटीशन से बाहर आ गए, बट अब आप अटके भी नहीं हुए हो कि मुझे एक ही नीश में एक ही प्रोडक्ट के ऊपर ब्रांड बनाते चले जाना है, जैसे टिपिकल D2C मोस्टली अटक जाता है। तो इसको बोलते हैं माइक्रो D2C ब्रांड्स। छोटी छोटी D2C ब्रांड जो एक नीश के ऊपर फोकस कर रही है, एक नीश में भी एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे फोकस कर रही है, उसके अराउंड 3 से 4 प्रोडक्ट निकाल रही है। इंडिया में भी क्या ज़्यादा पॉपुलर है, ये D2C का साइट ज़्यादा पॉपुलर है या फिर अभी वो नॉर्मल ड्रॉप शिपिंग ज़्यादा पॉपुलर है? दोनों का ऑलमोस्ट इक्वल चल रहा है। अच्छा, ड्रॉप शिपिंग बहुत वायरल है इंडिया के अंदर, लेकिन एज आई सी ड्रॉप शिपिंग धीरे धीरे सैचुरेट हो रही है क्योंकि कस्टमर एडुकेट हो रहा है। कस्टमर को समझ आ रहा है कि यार फेसबुक पे मैंने अभी इस प्रोडक्ट की ऐड देखी, फिर दूसरे की देखी, सेम प्रोडक्ट था, तीसरे की थी, वो भी सेम प्रोडक्ट था। कस्टमर इसमें क्या करता है, तीनों जगह से ऑर्डर मार देता है, जिसका सबसे कम प्राइस होगा और जो सबसे पहले आएगा रख लेगा और बाकी रिटर्न कर देगा। तो कोई वैल्यू क्रिएशन नहीं हुई कहीं पे भी, राइट। और धीरे धीरे अब जैसे जैसे कस्टमर्स एडुकेट हो रहे हैं, कस्टमर की पॉकेट ज्यादा बड़ी हो रही है, कस्टमर चाहता है कि यार मैं 100 रुपये एक्स्ट्रा दे दूंगा लेकिन मेरे को एक बेटर प्रोडक्ट चाहिए। करेक्ट। वहां पे ब्रांडेड ड्रॉप शिपिंग बहुत अच्छा माइंडसेट है, मॉडल बन गया होता है। मोरल बूस्ट करता है एक बायर का कि उसको ये लेना है, रिटर्न नहीं करना है। करेक्ट। कस्टमर लुक फॉरवर्ड करता है उस प्रोडक्ट के लिए, वेट करता है। ठीक 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 ठीक। अच्छा, हम थोड़ा सा वापस जाते हैं विपुल। अभी तो एक मिलेनियर हो गए हो आप। तो क्या करता है एक मिलेनियर, करता क्या है? लोगों के मन में सवाल रहता है कि लाइफस्टाइल क्या होती है, सुबह से शाम कैसे जाती है, क्या करते हो, कैसे अपने टाइम को मैनेज करते हो? कुछ नहीं करते सर अलग से, तो मतलब बहुत सिंपल डेली रूटीन होता है, फोकस्ड है थोड़ा सा, क्योंकि 50 लोगों की टीम है, तो मल्टीपल डिपार्टमेंट्स है, डिपार्टमेंट्स के हेड्स मुझे रिपोर्ट करते हैं। तो सुबह उठते हैं, एक कैलेंडर होता है वो फॉलो करते टिपिकली हैं। मैं इसमें ऐड कर देता हूँ क्वेश्चन। लोग बहुत टर्म करते हैं, हम 18 घंटे काम करते हैं, हम 20-20 घंटे नहीं काम नहीं करते हैं। सर, मैं तो नहीं करता। हाँ 10, मतलब आप ऑफिस में होते हो शायद 8 से 10 घंटे के लिए, ठीक। और मुझे लगता है वो 18 घंटे काम करने का मतलब क्या है कि आप दिन रात अपने काम का ही सोच रहे होते हो। जैसे अगर मैं शावर ले रहा हूँ और मेरे को दिमाग में एक बिजनेस प्रॉब्लम है जो चल रही है, उसको मुझे सॉल्व करना है, मैं शावर लेते हुए उस बिजनेस प्रॉब्लम के बारे में सोच रहा होता हूँ, राइट। अब ऐसा नहीं है कि मैं गुम हूँ कहीं पे, और ऐसा नहीं है कि मैं पर प्रेशर में हूँ, मैं एंजॉय कर रहा हूँ क्योंकि मैं अपना काम एंजॉय करता हूँ। अच्छा। तो पूरे दिन का रूटीन सिंपल होता है, सुबह उठते हैं,
कोशिश करते हैं थोड़ा सा वर्कआउट कर ले, राइट, हफ्ते में 3 बार हो जाता है, कई बार लेट उठते हैं तो वर्कआउट मिस हो जाता है, रेडी होते हैं, मेडिटेशन करते हैं, घर में बेसिक पूजा करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, ऑफिस जाते हैं। ऑफिस में मैं एक कैलेंडर फॉलो करता हूँ, हर रोज दिन में 2 घंटे डीप वर्क करना ही करना है, ओके नोइंग की इंडस्ट्री में क्या चल रहा है नया, कुछ अपने टॉप क्लाइंट से बात करना, उनसे Okay. फीडबैक लेना, डेटा को पढ़ना। ये खुद से करना है हाँ, ये सब खुद से करना है सर, ये तो उसके बिना तो काम नहीं हो सकता, डेटा सबसे बड़ा फ्रेंड है। तो कंपनी में अपना डेटा पढ़ना, हमने मल्टीपल बिजनेस डैशबोर्ड्स बना रखे हैं हर एक एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस के। अनलाइक दीपेंद्र गोयल जो खुद से डिलीवरी करने जा रहे हैं बाइक लेके, एक्सपीरियंस करने के लिए कि ग्राउंड एक्सपीरियंस कैसा है, तो विपुल भी अपने एडवर्टाइज कस्टमर से बात करते हैं, पार्टनर्स टू बी प्रिसाइज, उनसे बात करते हैं एक्सपीरियंस जानने के लिए, ऐसा। ये तो करना ही पड़ेगा सर, ये तो मैंडेटरी है, मतलब अच्छा वी हैव अकाउंट मैनेजर्स फॉर एवरी पार्टनर, बट हर रोज मैं कोशिश करता हूँ कि 1 घंटा तो किसी ना किसी से बात कर ही लूँ। ओह नाइस फीडबैक मिलता है बहुत अच्छा, क्योंकि हम ना प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं अपने दिमाग से, बट यूज तो अल्टीमेटली हमारे पार्टनर ने करना है ना, कस्टमर ने करना है। तो कस्टमर से बड़ा फीडबैक कौन देगा? करेक्ट और वो फीडबैक को सुन के सोचना कि हम इस प्रॉब्लम को इस तरीके से सॉल्व कर रहे थे, लेकिन पार्टनर ने बोला उसको ऐसा चाहिए, तो अब बेस्ट ऑफ बोथ बनाना है, क्योंकि आपके क्लाइंट को भी नहीं पता उसे क्या चाहिए एक्चुअली क्या में। चाहिए, हाँ वो तो अपनी फीलिंग बता रहा है कि भाई मुझको ये चाहिए, आपको उसका रूट कॉज एनालिसिस करना है कि भाई एक्चुअल में रूट कॉज क्या है जिसकी वजह से वो ये चीज मांग रहा है, और फिर उस रूट कॉज को सॉल्व करना है। तो दिन में 2 घंटे डीप वर्क में प्राइमरीली यही काम होता है, वेरी नाइस तो ये करना ही करना है। फिर उसके बाद डिपार्टमेंटल मीटिंग्स होती हैं, अपने डिपार्टमेंट हेड्स को इनेबल करना, कहीं पे अटके हुए हैं तो गोल्स को रिवाइज करना, सॉल्यूशंस देना कंपनी के रॉक्स मतलब कंपनी के गोल्स क्या है वो आइटरेट करते जाना, उनके साथ बात करना। तो दिन में 2-2 घंटे की 2 मीटिंग्स ये हो जाती है, ऑलमोस्ट 6 घंटे इसमें चले जाते हैं। बाकी बचे हुए 2 घंटे में एक्सटर्नल मीटिंग्स होती है, तो पूरा दिन ऑफिस में काम लगता रहता है, सब चीज़ें चलती रहती है। कई बार टीम से बातचीत होती है, टीम से बात करना, टीम का फ्लोर पे जाके मुझे लगता है एक बार मैं पूछ भी लेता हूँ कि क्या चल रहा है, कुछ चीज़ उन्होंने अच्छी करी, जाते जाते कोई बैठा हुआ है उसके Appraise कंधे कर पे दिया। ऐसे थपथपे करके, भाई ये बहुत बढ़िया किया तूने, बोल के चले गए। हमें लगता है यार हमें तो बोल के चले गए, बट मैंने जेन्युइनली देखा उसको बहुत अच्छा इफेक्ट आता है, इफेक्ट आता है परफॉर्मेंस बहुत अच्छी बढ़ती है, क्योंकि शायद हमारे लिए हम इस तरह सोच रहे हैं कि मैं तो बस बोल के जा रहा हूँ, बट उसके हिसाब, उस एम्प्लॉय के हिसाब से, उस मेंबर के हिसाब से कंपनी में उसका सीईओ अपने केबिन से निकल के जाते हुए उसको अप्रिशिएट करके गया, उसके आसपास उसके कलीग्स के अंदर उसकी एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी बनती है, वो और अच्छा ऑपरेट करता है। लर्निंग है एक नए एंटरप्रेन्योर्स के लिए कि ये भी एक सीखने वाली बात है कि आप, अच्छा ये माइक्रो मैनेजमेंट में नहीं जाता है? सर माइक्रो मैनेजमेंट मुझे लगता है कि नहीं करनी चाहिए, और ना मतलब आपको देखते रहना चाहिए, माइक्रो मैनेज तो नहीं कर रहे हो। टीम को इनेबल करना अलग होता है, माइक्रो मैनेज करना अलग होता है। देखो अगर मैं अपनी टीम के ऊपर ट्रस्ट ही नहीं करूंगा तो फिर टीम के होने का फायदा क्या है? मतलब मैं इस तरह से ऑपरेट करता हूँ कि मेरे पास दिन में 8 घंटे है काम करने के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली मेरे को लाइफ और काम को राइटली इंटीग्रेट करना है। हम लोग ऐसी पोजीशन पे नहीं है कि हम बैलेंस बनाएंगे, हमें इंटीग्रेशन करनी है, क्योंकि हमने खुद चुना है अपना काम, ये ठीक हमें किसी ने दिया नहीं है ये काम, राइट, हमारी खुद की अंदर से ग्रिट हमें करना है ये, तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा। करेक्ट अब मैं दिन के 8 या 10 घंटे ही काम कर सकता हूँ, बाकी टाइम मैं सोच रहा हूँ बट मैं शायद ऑफिस में नहीं हूँ, राइट। तो मैं कैसे ज्यादा काम करूंगा मल्टीप्लायर करने के लिए? अब सपोज मेरे पास 10 लोग हैं, उनके भी 8-8 घंटे हो गए, तो पहले मेरे पास 8 घंटे थे सिर्फ, अब मेरे पास 80 घंटे है, हाँ ऑफ कोर्स, क्योंकि वो 10 लोगों के 8-8 घंटे है ना, राइट। सही प्रोसेसेस होंगे, और अगर मैं उन पे ट्रस्ट करूंगा तो ही उनके होने का फायदा है। अच्छा टोटल स्ट्रेंथ कितनी है विपुल की आप? करंटली 50 पीपल अराउंड। 50 पीपल, 50 लोगों को मैनेज कैसे करते हो? एक एंटरप्रेन्योर पर्सपेक्टिव से अगर हम जानना चाहें या ऑडियंस को बताना चाहें, जो आज की डेट में एक यंग एंटरप्रेन्योर तैयार हो रहा है, जिसको अपनी टीम साइज़ बढ़ानी है या वो बढ़ाने की सोच रहा है, तो इतने लोगों को 50 लोगों को मैनेज करते हैं, कैसे करते हो? प्रोसेसेस, राइट एक्सपेक्टेशंस एंड हायरार्की। तो 5 लोगों से हर 5 लोगों के ऊपर एक और इंसान है, और ऐसे 5 लोगों के ऊपर एक और इंसान है। डिपार्टमेंट्स बना रखे हैं बेस्ड ऑन द फंक्शन, बेस्ड ऑन द रोल। कुछ चीज़ें इंश्योर करते हैं कि बड़े बड़े जीडी लिख के नहीं देने चैट जीपीटी से निकाल के। अगर मैंने किसी इंसान को हायर किया है तो एग्जैक्टली उसका दिन कैसा दिखना चाहिए,
वो लिख के देना है उसको। चैट जीपीटी डिफेम नहीं हो रहा है? सर चैट जीपीटी मुझे लगता है बहुत अच्छा असिस्टेंट है आपका, आप उसको जितना सही से बताओगे उतना अच्छा आपको वो निकाल के देगा, बहुत सिंपल है। इट्स ह्यूमन मेड आफ्टर ऑल। करेक्ट। तो मैं चैट जीपीटी को बताता हूँ, मैं बहुत यूज़ करता हूँ चैट जीपीटी, मैं उसको बताता हूँ कि भाई मैं इस बंदे को हायर कर रहा हूँ, मुझे इससे एग्जैक्टली ये काम कराना है, मैं ये काम अगर खुद कर रहा होता तो मेरी दिनचर्या मेरे ऑफिस में 8 घंटे की ये होती, अब इसके हिसाब से मुझे उसका डेली एक्शन प्लान बना के दो, और इतना सिंपल बना के दो कि एक पेज के अंदर आ जाए, वो इंसान उसको आसानी से पढ़ ले, अपने डेस्क पे चिपका ले, घर जाते टाइम पे ऐसे टिक टिक मार के चला जाए, हाँ ये मैंने 10 काम कर दिया है, निपटा दिए। तो ऐसा होगा तो इससे बहुत क्लैरिटी है उसके पास भी, उसे करना क्या है। इट्स लाइक सिलेबस टेस्टिंग कि आपने एक चेकलिस्ट है चेकलिस्ट कि है, भाई इतना मेरे को कवर ये अप कर काम लिया। करने हैं हाँ, 10 ठीक। पूरे दिन के। अब ये एज एन एंटरप्रेन्योर आपकी जिम्मेदारी है कि भाई 10 काम इससे कराए, 10 काम इससे कराए, 10 काम इससे कराए, इनका कोलैबोरेट, इनका टोटल एफर्ट मिला करके कैसे आप एक आउटपुट क्रिएट कर दोगे जो आपकी कंपनी को आगे लेके जाएगा। वेरी नाइस, अमेजिंग अमेजिंग। तो विपुल, एक एंटरप्रेन्योर है, उसके पास बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। सबसे बड़ा चैलेंज क्या है आपके लिए, जो आप डेली रोज सोचते हो कि ये एक चैलेंज है, इसको ओवरकम करना है, इसको फेस करना है और इसको सॉल्व करना है? एंटरप्रेन्योर के पॉइंट ऑफ व्यू से जवाब दूं जिनसे मैं बात करता हूँ, क्योंकि मैं तो ज़्यादातर ई कॉमर्स एंटरप्रेन्योर से ही बात करता हूँ आज की डेट में। हम तो आपके माइंडसेट से जानना चाहते हैं एज एन रनिंग एंटरप्रेन्योर फॉर वी फुलफिल। मुझे लगता है सर, जब मैं कुछ अर्ली स्टेज एंटरप्रेन्योर से बात करता हूँ और मैं जो वो काम कर रहे हैं उसको कोरिलेट करता हूँ जैसे हमने काम किया, ऑफ कोर्स हमने भी बहुत घीसा है, मतलब आई थिंक द राइट वर्ड वुड बी हसल, हमने भी बहुत हसल किया है, आज भी करते हैं हसल, ऐसा नहीं है, बहुत हसल है डे टू डे लाइफ में, इजी नहीं है काम, इजी नहीं होता। लेकिन मैं एक चीज देखता हूँ जो लोग नहीं करते, और मैं बोलता हूँ लोगों को कि भाई अगर स्टार्ट करना है तो स्मॉल स्टार्ट करो, लेकिन स्मार्ट स्टार्ट करो। वाह, थोड़ा इलेबोरेट करो। दिस कि इज इंटरेस्टिंग। डे वन पे ना हवा मत बना, जैसे फॉर एग्जांपल हम बहुत सारे लोगों के साथ काम कर रहे हैं जो कि पहले ड्रॉप शिपिंग करते थे, अब ड्रॉप शिपिंग से आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन ड्रॉप शिपिंग ही करना चाहते हैं, तो मतलब वो एक माइक्रो D2C ब्रांड बनाना चाहते हैं, एडवांसमेंट हो गई थोड़ी, हाँ एडवांसमेंट करना चाहते हैं, ब्रांडेड ड्रॉप शिपिंग करना चाहते हैं, राइट। या फिर कुछ ऐसे लोग हैं जो कि लेट्स से यूएस में कोई ब्रांड चला रहे हैं, अब उसे वही ब्रांड इंडिया में लॉन्च करना है। या फिर कुछ ऐसे लोग हैं जो कि अर्ली स्टेज एंटरप्रेन्योर्स हैं, पैसा रखते हैं, माइंडसेट रखते हैं, और उनको कुछ नई ब्रांड स्टार्ट करनी है, राइट। स्मॉल स्टार्ट करो लेकिन स्मार्ट स्टार्ट करो से मतलब क्या है कि यार सब चीजें ना एक साथ मत सॉल्व करो, एक चीजें पकड़ लो। फॉर एग्जांपल ई कॉमर्स की अगर मैं बात करूं तो मैं ये बोलता हूं कि यार ऐसा ना हवा मत बनाओ कि ब्रांड बनानी है तो भाई क्या लोगो होगा, क्या कलर होगा उसका, क्या टोनालिटी होगी, इन चीजों मत घुसो। आप नाइकी नहीं हो, आप एडिडास नहीं हो, करेक्ट, राइट, आप एप्पल नहीं हो, आपके पास रिसोर्सेज भी नहीं है, इन चीजों में घुसोगे तो रह जाओगे। चूज करो एक अच्छा प्रोडक्ट, उसके प्रोडक्ट की क्वालिटी पे काम करो, उस पे एक बेसिक ब्रांड लगाओ, ब्रांड इवॉल्व हो सकती है ना, लोगो बदल सकते हो, क्या इशू है, कितनी सारी बड़ी बड़ी ब्रांड्स अपना लोगो बदलती है यार, राइट। तो उन चीजों पे एफर्ट करो जो चीजें मैटर करती हैं, जिन चीजों से काम बनेगा आपकी प्रोडक्ट पे सेल आएगी तब, ठीक, काम बनेगा जब आपका कस्टमर खुश होएगा, ठीक, ये प्रिसाइजली, ठीक है। एक तो ये चीज मुझे दिखता है। दूसरा मेरे को लगता है लोग अपना डेटा नहीं पढ़ते, तो मैं हमेशा बोलता हूं डेटा इज योर बेस्ट फ्रेंड। मतलब आदमी झूठ बोल सकता है, औरत झूठ बोल सकती है, मेन कैन लाई, वुमेन कैन लाई, डेटा कैन नेवर लाई, राइट। डेटा जरूर पढ़ो अपना, अपने कस्टमर से फीडबैक लो, खुद की फीलिंग से मत काम करो। और ये बहुत नेचुरल होता है जब हम एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे होते हैं ना, कुछ काम स्टार्ट कर रहे हैं, स्पेशली ई कॉमर्स में, हम अपनी गट फीलिंग के हिसाब से डिसीजन ले रहे होते हैं। नहीं यार मेरे प्रोडक्ट में ना ऐसी चीज ऐसे नहीं होती, अच्छी नहीं लगती। अरे भाई आपको क्या पता, कस्टमर से पूछो ना, कस्टमर से पूछो उसको क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता। आप अपना डिलीवरी का डेटा देखो, आप अपने कस्टमर का डेटा देखो, आप अपने मार्केटिंग का डेटा देखो। आंख बंद करके बिजनेस चलाने से कोई फायदा नहीं है। मैं ऐसा नहीं बोलता मैंने नहीं चलाया, मैंने भी शायद अपनी लाइफ के कुछ टाइम पे आंख बंद करके बिजनेस चलाया है, जब तक लर्निंग नहीं आई। और मैंने खुद देखा, मतलब कुछ चीजें होती है कि आपके सामने है वो लर्निंग कि भाई डेटा देखो, ऑनेस्टली बता रहा हूं मैं, बट आपको गिर के ही सीखना है, वो क्या कर सकते हैं, गिर के सीखे तो गिर के ही सीखा। अच्छा विपुल, इसमें एक और चीज़ है, ये जो आप फीडबैक की बात कर रहे हो, हम ज़्यादातर बात कर रहे हैं कि हम एक एंड यूजर से फीडबैक ले रहे हैं,
आपके कस्टमर से या पार्टनर से आप फीडबैक ले रहे हो, इसका कोई इकोसिस्टम बनाया हुआ है या जनरली वही कॉल सेंटर के थ्रू या कॉल्स के थ्रू करते हो? सर हम लोग B2B डीलिंग्स करते हैं, तो हर एक पार्टनर को एक अकाउंट मैनेजर इशू होता है, राइट। अब अकाउंट मैनेजर का एक जॉब डिस्क्रिप्शन है कि वीक के एंड में पूरे हफ्ते में क्या लर्निंग्स रही, वो लर्निंग्स आपको शेयर करनी है। अच्छा। वो लर्निंग्स को कंज्यूम कर रहा है ऑपरेशंस का हेड, ऑपरेशंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंप्रूवमेंट करने के लिए। उस लर्निंग को कंज्यूम कर रहे हैं कंपनी का एक सीनियर प्रोडक्ट मैनेजर, प्रोडक्ट को इंप्रूव करने के लिए। उस लर्निंग को कंज्यूम कर रहा हूं मैं भी, वो आउटकम आपको देते हैं लास्ट में? नहीं, उस लर्निंग को फर्स्ट हैंड मैं भी कंज्यूम कर रहा हूँ एज इट इज। मैं एज इट इज पढ़ता हूँ उन सारे नोट्स को, क्योंकि कुछ चीज़ ऐसी होंगी जो शायद वो पढ़ रहे होंगे किसी और तरीके से, मैं पढ़ रहा हूँ किसी और तरीके से, क्योंकि मेरे को 360 डिग्री कंपनी के बारे में पता है, सबको नहीं पता होगा। तो इसलिए कस्टमर की इंफॉर्मेशन को फर्स्ट हैंड खुद से पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको ना रूट कॉज ठीक करना है। ठीक, आपको जो उसने बोला वो नहीं करना, सही बात, किस वजह से उसने ये बोला उसको ठीक करना है। मतलब आप सोर्स को ठीक करोगे ना। अगर फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल है कि भाई गंगा गंदी हो गई है, अब रोज हरिद्वार में जाके गंगा साफ करते रहो, गंदी रहेगी। पीछे से रूट कॉज जहां से गंद आ रहा है सोर्स पे, वहां जाके अगर ठीक करते तो आगे सब ठीक हो जाएगा ना। राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि देखिए मार्केट में ना बहुत सारे वी फुलफिल जैसे प्लेटफॉर्म हैं, होंगे मेरे ख्याल से, या फिर यूएस से जो हम इन्फ्लुएंस होते हैं, एक टियर ए मार्केट जो आप बोलते हो, तो वहाँ से भी होंगे। तो वी फुलफिल के साथ क्या यूएसपी है? आपने जो चीज़ बनाई है इसमें ऐसा क्या है जो औरों में नहीं है? सर मार्केट में जो मोस्टली प्लेटफॉर्म्स आज एग्जिस्ट करते हैं वो ड्रॉप शिपिंग प्लेटफॉर्म ही है, लेकिन वो सप्लायर फर्स्ट ड्रॉप शिपिंग प्लेटफॉर्म है। अच्छा, सप्लायर फर्स्ट क्यों? क्योंकि वो ड्रॉप शिपिंग प्लेटफॉर्म ये बोलते हैं कि आप ड्रॉप शिप ही कर रहे हो, जिस तरह से एक ड्रॉप शिप की डेफिनेशन मैंने आपको बताई कि किसी सप्लायर का प्रोडक्ट है, आपको वो प्रोडक्ट बेचना है, जब वो प्रोडक्ट बिकेगा आपको एक कमीशन मिल जाएगा। तो क्योंकि प्रोडक्ट सप्लायर का है तो रूल्स किसके होंगे? सप्लायर के होंगे। क्वालिटी किसकी होगी? सप्लायर की। ऑपरेशंस किसके होंगे? सप्लायर के। बेच कौन रहा है लेकिन? आप। शक्ल किसकी दिख रही है, मतलब वेबसाइट किसकी दिख रही है? आपकी। प्रोडक्ट सही नहीं लगा तो सबसे पहले वो कस्टमर किसको आप मैसेज करेगा? पड़ेंगी आपको। करेक्ट, ठीक है। तो इफेक्टिवली अगर जूम आउट करके देखोगे, बिजनेस नहीं बना रहे हो। हाँ, प्रोडक्ट बेच रहे हो, पैसा बन रहा है तो पैसे बना रहे हो, नहीं बन रहा तो नहीं बना रहे, बिजनेस नहीं बना रहे। बिजनेस रोज कुआं खोद के रोज पानी पीना नहीं होता है। बिजनेस का बेसिक रूल होता है कंपाउंडिंग। आज जो काम किया कल वो मेरे को रिटर्न्स लाके देगा, तो जब मैं कल मेहनत करूंगा तो उसके ऊपर करूंगा, राइट। वी फुलफिल यहां पे डिफरेंट है। वी फुलफिल आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे रहा है कि आप वो ड्रॉप शिपिंग वाला माइंडसेट रख के काम कर सकते हो, ड्रॉप शिपिंग वाली एजिलिटी रख के काम कर सकते हो। आपको अपनी ऑपरेशंस टीम नहीं बनानी, ना आपको प्रोडक्ट रिसर्च के बारे में सोचना, ना आपको सोर्सिंग करने के बारे में सोचना, ना आपको वेयरहाउसिंग के बारे में सोचना, ना आपको फुलफिलमेंट के बारे में सोचना, ना आपको लॉजिस्टिक्स के बारे में सोचना, ना आपको कैश रिकंसिलिएशन के बारे में सोचना, क्योंकि सीओडी मार्केट में सब कैश आ रहा है, करेक्ट। कुरियर कंपनी कैश दे रही है, आपको कैश मिल रहा है, तो बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन घूम रही है दोस्तों। वो कैश कौन कलेक्ट करते हैं? कैश कुरियर बॉय कलेक्ट कर रहा है, ठीक है, फील्ड एग्जीक्यूटिव, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें पास आ रहा है, सारा सब कुछ है हमारे पास, ठीक है। बहुत कुछ है इसके अंदर जहाँ पे गोची हो सकती है। गोची मतलब कि फॉर एग्जाम्पल आपका ऑर्डर था आधा किलो का, शिपिंग कंपनी ने बोला जी 1 किलो का था ऑर्डर, तो ये 1 किलो के पैसे लग गए। अब दिन के अगर आप 1000 ऑर्डर कर रहे हो, इतना सारा डेटा घूम रहा है, आपको दिखेगा ही नहीं, पता ही नहीं चलेगा। आपका ऑर्डर अटेम्प्ट ही नहीं हुआ जिस टाइम पे होना था, आपका ऑर्डर टाइम से फुलफिल ही नहीं हुआ, टाइम से शिप ही नहीं हुआ, राइट। अब आउटसोर्स करने के ये चैलेंजेस हैं। कौन सा हसल लग रहा है? अब ये सारा हसल ना हमने सॉल्व कर दिया है। अच्छा। विद द हेल्प ऑफ राइट प्रोसेसेस, राइट टेक्नोलॉजी एंड एआई पुट इन पिक्चर। हमारे सिस्टम्स हमारी टीम्स को आके बता रहे हैं कि भाई ये ऑर्डर यहाँ पे आके अटक गया है, इस पे उंगली मारो। ये ऑर्डर्स थे आज इस फुलफिलमेंट सेंटर ने फुलफिल नहीं किए, उंगली मारो। और प्रिडिक्ट कर रहे हैं वो कि फॉर एग्जांपल 6 बजे मेरा ट्रक आना है ब्लू डार्ट का, और मेरे पास सिस्टम में 8000 ऑर्डर पड़े हैं, लेट्स से हाइपोथेटिकली, और 8000 ऑर्डर में से 6000 ऑर्डर अभी अनपैक्ड है और 3:30 बज गए हैं। तो सिस्टम को पता है कि भाई इसकी एफिशिएंसी क्या है, इतने ऑर्डर इतने टाइम में पैक करता है, करेक्ट। बट अभी तक नहीं हुए, तो 3:30 बजे अलर्ट बजना चालू हो जाएगा, सिस्टम से एक नोटिफिकेशन आएगी वेयर हाउस मैनेज करने वाले एम्प्लॉय को
कि भाई आपको जाके वेयर हाउस में एस्केलेशन देनी है कि मेरे 6000 ऑर्डर पेंडिंग पड़े हैं, 6 बजे ट्रक आ जाएगा, 2.5 घंटे है, व्हाट इज योर प्लान टू पैक ऑल ऑफ दीज ऑर्डर्स। टिपिकल वेयर हाउस में सब काम नहीं होता। इसमें एआई का क्या रोल है? जो अभी एआई आया प्रिडिक्ट कर रहा है, वो हिस्टोरिकली देख रहा है कि कितने, क्योंकि जब क्योंकि सब कुछ टेक्नोलॉजी इंटीग्रेटेड है, तो Data हर स्टेप पे processing। मेरे को एक नोटिफिकेशन आ रही है, एक वेबहुक आ रहा है, तो मेरे को एग्जैक्टली पता है कि यार जब ऑर्डर मेरा सिस्टम में जाता है और इतना मेरा बैकलॉग है अगर, तो कितने टाइम में ये ऑर्डर पैक होगा, कितने टाइम में ऑर्डर पिक होगा। अब सपोज करो एवरेज ऑर्डर पैक होने में लग रहे थे कि भाई अगर इतने ऑर्डर पेंडिंग में पड़े हैं और इतने बजे ऑर्डर आया तो 2 घंटे लगेंगे आपका नंबर आने में, बैकलॉग क्लियर करते करते, ठीक है। बट 2 घंटे हो गए, आपका नंबर नहीं आया, तो कुछ गड़बड़ है। बिल्कुल। एक सवाल और है हमारे पास में, बहुत सारे, जैसे मैं अभी बोल रहा था, इंटरनेट इज फ्लडेड विद सो मेनी कोर्सेज ऑनलाइन कि हम आपको ये सिखा देंगे, फेसबुक एड्स रन करना सिखा देंगे, ड्रॉप शिपिंग सिखा देंगे, प्रॉपर एक कोर्स का पूरा फ्लो है और फ्लडेड है। एज आई सेड, वी फुलफिल है वो किल नहीं कर रहा है इन सब चीज़ों को। आप तो सब कुछ करके दे रहे हो, थाली में सजा के दे रहे हो ना। नहीं सर, हम किल नहीं कर रहे। आई थिंक कोर्सेज सबको सिखा रहे हैं कैसे करना है और क्या चीज़ें देखनी है, क्या चीज़ नहीं देखनी। हम तो इनेबल कर रहे हैं उनको करने के लिए। और मतलब अगर आपने कोर्स किया तो आपको अब प्रोडक्ट रिसर्च तो करनी है ना, तो हमारा एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप आकर के प्रोडक्ट रिसर्च कर सकते हो। वो तो आप करके दे रहे हो, बेस्ट प्रोडक्ट ये है, इसको कर सकते हो। तो कुछ काम आपको करा हुआ मिल गया, आप, लेकिन आपको अगर पता होगा कि कैसे की जाती है तो आप मेरे करे हुए काम को भी तो वेट कर सकते हो। ओके, राइट, आपको तभी तो पता होगा कि क्या देखा होगा वी फुलफिल ने इस प्रोडक्ट में कि उन्होंने बोला कि ये प्रोडक्ट अच्छा है, इसके ऊपर आपको काम करना चाहिए। एडिशनल ओपिनियन काइंड ऑफ। करेक्ट, और वो ओपिनियन ही तो आप मार्केट करोगे। अच्छा, एक्चुअली तो ऐसे ही हर जगह पे आई थिंक इट जस्ट हेल्प्स। बाकी मैंने ज़्यादा कोर्सेज देखे नहीं है उसमें क्या सिखा रहे हैं वो लोग। हाँ, नीदर आए। अच्छा, एक सवाल और कि आपने तो बीटेक के टाइम पे इन्वेस्टमेंट रेज कर ली थी। इन्वेस्टमेंट रेज करने का ख्याल कैसे आया पहला? दूसरा, आपने अप्रोच कैसे किया, है ना? क्योंकि जब हम सुनते हैं ना 10 करोड़ की इन्वेस्टमेंट रेज कर ली, 15 करोड़ की, 20 करोड़ की, $1 मिलियन इन्वेस्टमेंट, ये सब रेज करने के लिए जाते कहाँ हैं, कैसे? फर्स्टली हमने जब फंडिंग रेज की थी हमारे दिमाग में ख्याल नहीं आया था ऑनेस्टली हमें फंडिंग रेज करनी है। देयर इज अ गाय कॉल्ड शिवम आहूजा back in the day. Delhi Startups Group. Yeah, he was running something called Delhi Startups and Delhi Angels. So he happened to message कि हम Delhi Angels launch कर रहे हैं, we are looking for fast growing young age startups, if you would like to showcase. उन्होंने ही हमें वी कमीशन से मिलवाया था। अच्छा। एंड देन फिर वी कमीशन से इंडिपेंडेंट मीटिंग्स होने लग गई हमारी काफ़ी ज़्यादा। तो पहले कोई दिमाग में नहीं था, कोई ख्याल नहीं था कि फंडिंग रेस करनी है। वी कमीशन से मिलके बस हमें एक चीज़ अच्छी लगी कि हम लोग जो यूज़र फीडबैक के लिए क्रेव करते रहते हैं, हमें वी कमीशन में जाकर के वो काफ़ी सारा फीडबैक फर्स्ट हैंड मिलने लगा। प्रोसेस सेट करना सीख गए आप? प्रोसेस भी सेट करना सीख गए क्योंकि वो खुद भी मार्केटर्स ही हैं, तो क्या चीज़ें होती है, एक मार्केटर क्या देख रहा है, वो सब चीज़ें फर्स्ट हैंड पता लगनी चालू करी। तो वहाँ से दिमाग में आया कि हाँ यार, अगर फंडिंग रेस करते हैं तो इनके क्लोज रह पाएंगे, इनसे बातचीत कर पाएंगे। ये सभी जितने भी इन्वेस्टमेंट्स ही करते हैं उनके लिए तो बेसिक नेसेसिटी यही है। मैंने भी शार्क टैंक में जो हम देखते हैं वो यही है कि बेसिकली वो शार्क टैंक में उसको ऑनबोर्ड तो कर ही रहे हैं इन्वेस्टर को, एज इन दे वांट कि आप उनकी लर्निंग्स भी लेते हो। करेक्ट। सो 2 तरह की इन्वेस्टमेंट होती है, एक है ट्रेडिशनल फंड रेस, एक है स्ट्रेटेजिक फंड रेस। ओके। हमने जो किया था वो एक स्ट्रेटेजिक फंड रेस था, बिकॉज अब मैंने जब फंड रेस कर लिया तो मुझको मतलब एक वेल एस्टैब्लिश्ड एंटरप्रेन्योर्स की लर्निंग्स मिल गई सारी, ऑन ग्राउंड फर्स्ट हैंड एक्सेस। उनका जो पूरा नेटवर्क है मुझे वो मिल गया, मतलब मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं आपसे मिला ही उनके थ्रू था। करेक्ट। उनके जो क्लाइंट्स हैं मुझे उनका भी एक्सेस मिल गया, मुझे कोई कनेक्ट तो करा ही सकता है अगर मैं मांगूंगा रेफरल तो, राइट। तो ये तो स्ट्रैटेजिक फंड रेज होता है। ट्रेडिशनल फंड रेज में इन्वेस्टमेंट बैंकर्स होते हैं, वीसीज फर्म होते हैं, ये सब कंपनीज का काम ही होता है कि उन्हें स्टार्टअप्स आइडेंटिफाई करके उसमें फंड करना है। इन केसेस में ना, मतलब आइडिया से ज्यादा ट्रैक्शन देखते हैं इन्वेस्टर्स। आपका ईसीजी कैसा जा रहा है, कि आप
आप जो आइडिया बोल रहे हो क्या वो वर्क कर भी रहा है कि नहीं कर रहा, हम्म, राइट? फॉर एग्जांपल हमारे केस में जैसे हम आज की डेट में ट्रेडिशनल ड्रॉप शिपिंग से आगे बढ़ के ब्रांडेड ड्रॉप शिपिंग की बात कर D2C रहे हैं। brand, तो अगर मुझे ट्रेडिशनल इन्वेस्टर से फंड रेज करना होगा हम्म, तो शायद वो मेरे से पूछेगा कि ठीक है मुझे दिखाओ कुछ ऐसी ब्रांड्स जो कि D2C भी नहीं है, ड्रॉप शिपिंग भी नहीं है, दोनों का क्लियर हाइब्रिड है, और डेटा के बेसिस पे दिखाओ इसके क्या फायदे हैं, आपकी क्या मैट्रिसेस उसका दिखाई ग्रोथ है, चार्ट है, करेक्ट, आपने कैसे उसको इनेबल किया। इनेबल किया है ग्रोथ में, तो ठीक। ये सब डेटा, ये सब नंबर्स हम्म, प्रूव करेंगे कि जो मैं आइडिया प्रेजेंट कर रहा हूँ उसमें दम है, उसमें वैलिडिटी है, लोग उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं और वो काम भी कर ये रहा है आगे उनके लिए। कंपाउंड होगा कि नहीं, अगेन द यस, सेम थिंग। एग्जैक्टली। ओके। अच्छा, कभी शार्क टैंक में जाने का सोचा नहीं? सर आई थिंक वी वुड लव टू बी ऑन द टीवी, हाँ। लेकिन आई बिलीव मतलब शार्क टैंक में जिस तरह की कंपनीज आती हैं हम्म, शायद मुझे लगता है हम थोड़ा सा ओवर ग्रो कर गए हैं, अच्छा, मे बी ओ, शार्क टैंक में जाने के लिए। मतलब पॉजिटिवली लेना maybe- चाहिए फिर तो। मतलब मे बी ये ओवर स्टेटमेंट हो सकती है, हाँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेजॉरिटी जो कंपनी शार्क टैंक में आती है वो ज्यादातर काफी अर्ली स्टेज होती है। हम्म, डेफिनेटली अगर हम किसी शार्क को अपने टेबल पे लेके आ पाए तो हम्म। हमारे लिए बहुत आउटस्टैंडिंग हो जाएगा। Who you think is the best fit for you? आई Uh, वुड लव टू हैव अमन गुप्ता अबोर्ड but if he we is are the able to. product person. No, he's a D2C guy. He is pretty much leading the way for D2C. Okay. We would love to have Ghazal Alag हम्म, अबोर्ड। ये सब वो लोग हैं मतलब जिन्होंने एक्चुअली में कोई एक नया प्रोडक्ट ढूंढा। फॉर एग्जांपल अगर अमन गुप्ता की बात करें, हाउ वाज बोट क्रिएटेड? जब इंडिया में एयरपॉड्स आने स्टार्ट हुए या फिर एक वायरलेस ईयरफोन्स का कल्चर स्टार्ट हुआ, बोट ने जो वायरलेस ईयरफोन 10,000 20,000 25,000 का हमने मिलता है काफी पॉडकास्ट में उस सुना है अमन को उसको इस चीज बहुत के बारे में। सस्ता करके चाइना से इंपोर्ट किया और एक ब्रांड का नाम लगा करके बेचना चालू कर दिया। अब ब्रांड के नाम से मुझे ट्रस्ट आया कि भाई सही चीज है ये, राइट, बट एक मार्केट क्रिएट कर दी पूरी। तो ये जो ब्रांडेड ड्रॉपशिपिंग वाले कॉन्सेप्ट है ना, इससे बहुत सिनोनिमस है, इसलिए मुझे लगता है कि वहां पे ही वुड बी अ ग्रेट फिट। बिसाइड इज अ गुड नेम, ई कॉमर्स में ही इज वन ऑफ द बेस्ट नेम्स टुडे अवेलेबल, so we would love to have him aboard, but maybe not through the Shark Tank platform, through other platforms. Direct maybe. Yeah, Through maybe some through VC connections, connections, okay. through otherwise. अच्छा, विपुल, एक चीज़ और है कि आप ई कॉमर्स में अभी इंडिया में क्या स्कोप देखते हो? आप इनेबल कर रहे हो ई कॉमर्स को, सपोर्ट कर रहे हो, दिस इकोसिस्टम, एंटायर इकोसिस्टम यू आर सपोर्टिंग। क्या लगता है कितना स्कोप है अभी जो नया शुरू करने वाले हैं उनके लिए? वी सर नो द मुझे जीडीपी इज ग्रोइंग, मार्केट इज ग्रोइंग। इमेंस स्कोप है। मतलब मैं भी कहीं डेटा पढ़ रहा था, नंबर शायद एग्जैक्टली मैच सही ना नहीं करें, हाँ, होंगे, ठीक। लेकिन यूएस के अंदर नंबर ऑफ शॉपिफाई स्टोर्स आई बिलीव 10 मिलियन है, इंडिया में शायद 100,000 है सिर्फ। तो ओके, और पॉपुलेशन देखो कितना फर्क है, हाँ, राइट। ठीक। तो शॉपिफाई स्टोर की, अब शॉपिफाई वर्ल्ड की सबसे बड़ी ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने का प्लेटफॉर्म है। हमें शॉपिफाई से स्पॉन्सर लेना पड़ेगा इस वीडियो पे। तो शॉपिफाई के कितने नंबर ऑफ यूजर्स है यूएस में एंड इंडिया में, इससे आप पता लगा सकते हो कि स्कोप कितना है, रूम कितना है, रूफ कितनी ऊंची है जाने के लिए, राइट। और इंडिया में तो पॉपुलेशन ही पॉपुलेशन है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और देता हूं, यू नो इंडिया इज द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट इंग्लिश स्पीकिंग पॉपुलेशन। करेक्ट। तो हर वो चीज जो यूएस में चल रही है चलनी है भाई, वो यहाँ पे चलनी है। तो ये सारे वाइट स्पेसेस है, ये सारे टेलविंड्स है। इनफैक्ट हम तो लोगों को बोलते हैं, कोई हमसे आके पूछता है यार व्हाट इज द स्मार्टेस्ट वे टू स्टार्ट एन ई कॉमर्स बिजनेस टुडे, आई से लुक एट व्हाट्स वर्किंग इन द यूएस, व्हाट्स वर्किंग इन सिंगापुर, व्हाट्स वर्किंग इन कोरिया, व्हाट्स वर्किंग इन जापान। जहां यहाँ पे जो चीजें काम कर रही है ना वो और इंडिया में अगर वो नहीं है, वही चीज उठा के लॉन्च कर दो इंडिया में, चलेगी, डेफिनेटली चलेगी। ओके। ये सब टेलविंड्स है जो आपको मौके मिलते हैं, बहुत कम मिलते हैं। ई कॉमर्स का स्कोप इमेंसली ह्यूज है। ओके। कोई स्पेसिफिक कैटेगरी है विपुल जिसको कहते हो कि ये वाली कैटेगरी का प्रोडक्ट जो है इंडिया में चलना ही चलना है, आप अगर लेके आते हो, कोई लॉन्च करता है अपना ई कॉमर्स स्टोर शॉपिफाई पे या किसी अदर प्लेटफॉर्म की तरफ? कैटेगरी की बात करने के लिए ना इंडिया की डेमोग्राफी समझना जरूरी है। इंडिया को ना हम लोग तीन पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं, इंडिया 1, इंडिया 2, इंडिया 3। बहुत फेमस कॉन्सेप्ट है, लोगों को पता भी होगा। इंडिया 1 वो है जो एक
एक सर्टेन क्लास के ऊपर है, इंडिया 2 है थोड़ी उससे नीचे, इंडिया 3 उससे नीचे। मोस्टली ई कॉमर्स आज के डेट में सर्विस कर रहा है इंडिया 1 को और इंडिया 2 के एक हिस्से को। अ, इस टाइप के सेगमेंट के ऊपर आज की डेट में वेलनेस बहुत बड़ी कैटेगरी है, पर्सनल केयर बहुत बड़ी कैटेगरी है, ब्यूटी बहुत बड़ी कैटेगरी है। फिर जैसे थोड़ा नीचे आते हो तो होम इम्प्रूवमेंट, किचन बड़ी कैटेगरी है, बेबी पेट्स एक अलग ही कैटेगरी है जो हमेशा से ही एवरग्रीन चलती रहती है। तो ये सारी कैटेगरीज बहुत हॉट कैटेगरीज है। गैजेट्स भी एक कैटेगरी है जिसकी अपनी एक नीश है, टेक नर्ड्स की, गीक्स की, यू नो people above a certain class, they want to have certain type of gadgets to improve their lifestyle. तो ये सारी कैटेगरीज बहुत अच्छी है। मेरे को ऐसा लगता है पर्सनली कि अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो a category that appeals with women more is something that you could start with. Okay. Women are generally more engaged shoppers than Active men shoppers. and they're more impulsive shoppers also. तो हम क्योंकि बेच रहे हैं फेसबुक ऐड के थ्रू, तो ज्यादा चांसेस है कि अगर एक वुमेन खरीद रही है तो वो प्रोडक्ट को रिसीव भी कर लेगी। What is that impulsive thing? दो तरह की परचेजेस होती है ना ऑनलाइन, इम्पल्सिव परचेज, इन्फॉर्म्ड परचेज। इन्फॉर्म्ड परचेज मतलब आपने 10 जगह जाके पढ़ा, प्रोडक्ट के रिव्यू पढ़े, प्रोडक्ट के प्राइस कंपेयर किए, जहां से आपको बेस्ट मिला आपने वहां से लिया। इम्पल्सिव परचेज था आपने कोई चीज ऐड देखी, वो ऐड आपको रिलेट किया, आपको उस ऐड ने आपको वो प्रोडक्ट अच्छा लगा, आप लैंडिंग पेज पे गए, उसके लैंडिंग पेज ने आपको रेजोनेट किया, प्राइस आपको सही लगा, आपने परचेज किया, प्रोडक्ट आया, आपने रिसीव कर लिया। यू डोंट वांट Amazon और Flipkart। आपने ज्यादा इधर उधर ना जाके रिसर्च नहीं करी, कोशिश नहीं करी यार मैं बेस्ट प्राइस निकालूंगा, बेस्ट रिव्यू होंगे तो ही लूंगा। कंट्रोवर्शियल हो गया बिल्कुल। कंट्रोवर्शियल नहीं सर, डेटा है, सब डेटा है। The female are impulsive buyers, that mean react quickly and they buy quickly, decision making fast. I think इसका एक बेटर, just to safeguard on the controversy part, इसका एक better way of looking at it is that women are more engaged shoppers than men. Okay. Right. Women are more loyal buyers than men. Okay. That's what data says. That's what data says. Okay. अच्छा, जो अर्ली एज एंटरप्रेन्योर हैं आज की डेट में, जो शुरू करना चाहते हैं, जिनको आप ई कॉमर्स एंटरप्रेन्योर बोल लो या ड्रॉप शिपिंग शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए कुछ 3 एडवाइस बताओ ऐसी जो उनको लेके चलनी चाहिए। 3 एडवाइस एक तो जैसे मैंने पहले बोला कि डे 1 पे ही सब चीज़ें मत सॉल्व करने की कोशिश करो। तो ठीक है, स्मॉल स्टार्ट करो, ठीक है, लेकिन स्मार्ट स्टार्ट करो। नो व्हाट यू वांट टू फिक्स फर्स्ट। सेकंड इज अगेन जैसे मैंने पहले बोला था, डेटा से बढ़ के कुछ नहीं है। जो भी स्टार्ट कर रहे हो उसमें डेटा पढ़ करके जाओ। आप जब काम कर रहे हो डे टू डे अपना डेटा पढ़ो, मार्केटिंग, अपने डिलीवरी का, अपने प्रोडक्ट फीडबैक का। थर्ड थिंग इज बी ओपन टू अडेप्ट। ओके। क्योंकि जो चीज़ कल चल रही थी ना वो ज़रूरी नहीं है आज चलेगी। अगर आपने नहीं करना है, अगर आपने कोर्स भी लिया है किसी का, आपने किसी को देखा भी है, किसी से इंस्पिरेशन भी लिया, तो उस टाइम पे उसकी जर्नी थी वो चीज़ एज इट इज आज नहीं चलेगी। तो अगर नहीं चल रही, यू हैव टू बी रेडी टू पिवट वेरी क्विकली। बट अगर आप पिवट से रेजिस्टेंस बिल्ड करोगे ना तो आप बढ़ नहीं पाओगे लाइफ में। स्केल करने के लिए इवॉल्व करना जरूरी है। ठीक। अच्छा, इसमें एक कैच है मनी। आप भी जब रन करते हो एक कंपनी पर्सपेक्टिव से पूछेंगे कि पैसे के पीछे कितना भागते हो या यूज़र एक्सपीरियंस के पीछे कितना भागते हो, एंगेजमेंट मैट्रिक्स के पीछे कितना भागते हो आप? सर देखो, ऑनेस्टली ट्रुथ तो यही है कि पैसा नहीं होगा तो कंपनी में किसी को सैलरी नहीं दे पाएंगे, खुद को भी सैलरी नहीं दे पाएंगे, कंपनी नहीं चला पाएंगे। और जिस यूज़र एंगेजमेंट को स्टडी करना है, जिस फीडबैक को स्टडी करना है, वो आएगा तो यूज़र से। करेक्ट। यूज़र को लाने के लिए प्रोडक्ट चाहिए, प्रोडक्ट को बनाने के लिए या लाने के लिए पैसा चाहिए, राइट? तो पैसा इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्या पैसा आपका नॉर्थ स्टार है कंपनी में? नहीं। क्योंकि अगर पैसा नॉर्थ स्टार होगा कंपनी में तो आप डिसीजंस हमेशा पैसों को सोच करके लोगे। करेक्ट। पैसा एक आउटकम है ऑफ द प्रोडक्ट दैट यू हैव बिल्ट, as most of them say, of the experience that you have rendered. और एंटरप्रेन्योरशिप में ना ये चीज समझ आ जाती है अपने आप ही कि भाई देखो सिंपल है सर, पैसा बनाया जाता है वैल्यू क्रिएशन से। देखो यहाँ पे कोई स्कैम वगैरह तो कर नहीं रहा। करेक्ट। पैसा बनेगा ही वैल्यू क्रिएशन से। अगर मैं आपकी कुछ मदद करूंगा तभी आप मुझे पैसा दोगे, तो वैल्यू क्रिएट करनी है मेरे को आपके लिए। अब वैल्यू क्रिएट करने के लिए या तो मैं आपको कोई प्रोडक्ट दूंगा या मैं आपको सर्विस दूंगा, करेक्ट?
और वो प्रोडक्ट और सर्विस दोनों में ही जान होनी चाहिए। हम्म, जान नहीं होगी तो आप मुझे पैसा नहीं दोगे। हम्म, अब वो जान होने के लिए मुझे उस पर मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है। तो नेचुरली एंगेजमेंट मैट्रिक्स, प्रोडक्ट के ऊपर फीडबैक, प्रोडक्ट को बेटर करना, यूजर एक्सपीरियंस, ये सब तरीके हैं मेजर करने के कि कितनी जान है आपके प्रोडक्ट में, ओके, राइट। पैसा इसका आउटकम है। ठीक। अच्छा, एक अर्ली एज एंटरप्रेन्योर है, शुरू कर रहा है, आज ई कॉमर्स शुरू करना चाहता है, D2C ब्रांड बनाना चाहता है। आप कहते हो कि हमें यूएस देखना चाहिए, सिंगापुर देखना चाहिए, साउथ कोरिया की तरफ देखना चाहिए। क्या हायरार्की है? अगर सबसे पहले आप देखना चाहोगे किस कंट्री से इन्फ्लुएंस होना है, कहाँ की स्टडीज़ करनी है, किसको देख के शुरू करना है, वो कौन सी होगी? आई बिलीव ट्रेंड्स मोस्टली ग्लोबल ही होते हैं। हम्म, एक चीज जरूर देखनी चाहिए कि ट्रेंड सब जगह के देखो, हम्म, ब्लाइंडली कॉपी पेस्ट मत करो। हम्म, देखो क्या चीज इंडिया की मार्केट के लिए रेलेवेंट है, यहाँ नहीं है अभी। यहाँ पे क्या चीज नहीं है हम्म, और क्या चीज होनी चाहिए। ठीक। फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसे प्रोडक्ट होंगे जो वेस्ट में चलते हैं हम्म, बट इंडिया में नहीं चलते, नहीं चलते हैं, सही बात राइट। है। वैसे हाँ, फॉर एग्जाम्पल इंडिया में ज्यादा बर्फ नहीं पड़ती, हम्म, बहुत टॉप एरियाज में पड़ती, नॉर्थ में ही, हम्म, तो बर्फ वाले कोई प्रोडक्ट नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। राइट। इंडिया में लोग ज्यादातर कैंपिंग नहीं करते, कैंपिंग की एक बहुत छोटी नीश है, हम्म, तो कैंपिंग के प्रोडक्ट जल्दी से नहीं चलेंगे। यूएस में कल्चर है, घर के बाहर लोग बारबेक्यू सेटअप करते हैं। हम्म, इंडिया में लोग इतना बारबेक्यू सेटअप नहीं करते। यू वुड टेंड टू ऑर्डर फ्रॉम अ रेस्टोरेंट, राइट। रेस्टोरेंट। कोई अपने घर में तंदूर नहीं लगा रहा जल्दी से। तो पोर्टेबल है, कुछ चीज तो चल जाएगी, बट आप एक फुल तंदूर जैसे ओवन प्रोडक्ट्स नहीं बेच सकते। तो आपको देखना है कि भाई इंडिया में क्या चीज चल सकती है और क्या चीज नहीं है अभी, राइट। और वेस्ट में वो चीज क्या है जो चल रही है। सिर्फ प्रोडक्ट का आइडिया नहीं मिल रहा आपको, उसके एड्स के क्रिएटिव्स का भी तो आइडिया मिल रहा है, राइट, वो कैसे मार्केट कर रहा है उसका आइडिया भी तो मिल रहा है, ठीक, क्योंकि उसी टाइप की जनता यहाँ पर है। करेक्ट। अच्छा विपुल, इंडिया में अभी आप अपने पर्सपेक्टिव से बताइए, जो आपका डेटा बोलता है कि अभी कितना हम अचीव कर चुके हैं इन टर्म्स ऑफ ई कॉमर्स, और क्या माइलस्टोन्स हो सकते हैं, इंडिया कहाँ जा सकता है इस टर्म्स में? सर माइलस्टोन या स्कोप कितना है? या स्कोप मेजर करने के लिए मुझको एक चीज समझ आती है कि आपको किसी चीज से रिलेट करना पड़ेगा। हम्म, कि अ, कि दो, फॉर एग्जांपल दो ग्राउंड्स है, सेम साइज के हैं, एक लॉर्ड्स है, करेक्ट, इंडिया का कोई ग्राउंड ले और लें। एक में इतना इतना भर चुका है, इतना बिल्डिंग बन चुकी है, एक में अभी नहीं बनी। तो लेकिन स्कोप है ना, फिर तभी तो आप स्कोप मेजर कर पा रहे हो ये देख के कि भाई यहाँ पे इतना सही काम हुआ है, यहाँ पे इतना सब काम हो गया है, तो मतलब यहाँ पे भी स्कोप है उतना काम होने का, ठीक। उतनी बड़ी रूफ है। तो हम कंपेयर कर सकते हैं यूएस के साथ खुद को, राइट। ई कॉमर्स की बात करें तो स्पेसिफिकली जैसे मैं बता रहा था कि शॉपिफाई स्टोर्स का डेटा देख लो, राइट। हम ऑलमोस्ट 1/10 है इन नंबर ऑफ शॉपिफाई स्टोर्स। वहां पे देखो कितने शॉपिफाई स्टोर्स है कंपेयर टू द इंडिया में। पॉपुलेशन इट्स वेरी। आज की डेट में D2C ई कॉमर्स या नीश बेस ई कॉमर्स बहुत ग्रो कर रहा है। आप अब से 10 साल पहले सोचो, क्या आप 10 साल पहले अपना सामान एक्सेप्ट फॉर द बिग ब्रांड्स खरीदते? आज के डेट में लोग मामाअर्थ खरीद रहे हैं, लोग डॉट की खरीद रहे हैं, डर्मा को खरीद रहे हैं, सब ब्यूटी प्रोडक्ट्स की बड़ी लाइंस है, राइट। लोग स्नेल म्यूसिन खरीद रहे हैं ब्यूटी के लिए, राइट। लोग बहुत सारी ऐसी चीजें खरीद रहे हैं जो दिन में यूज करते हैं अपने, और वो बिगर एस्टैब्लिश्ड ब्रांड्स, ओल्ड एज ब्रांड्स, लेगेसी ब्रांड्स नहीं लाइक है, HUL, कॉलगेट यहाँ से नहीं आई है, नहीं आ रहे हैं, राइट। ठीक। तो स्कोप बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, और अभी इमेंस स्कोप है। एक पूरा एक चीज लेकिन हो रही है आज के डेट में इंडिया में, नीश बेस ऑफरिंग क्रिएट हो रही है। अगर आप देखोगे आज के जो नए मार्केट प्लेस भी आ रहे हैं वो नीश फोकस्ड है, नायका फॉर मेकअप, राइट। ऐसे ही हेल्थ को या हेल्थ एंड वेलनेस प्रोडक्ट को लेकर के एक मार्केट प्लेस आएगा, करेक्ट। एक मार्केट प्लेस सिर्फ जूतों को लेकर के आ रहा है, एक मार्केट प्लेस सिर्फ एक एक्स टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स को लेकर के आ रहा है। तो नीश बेस ऑफरिंग बहुत ज्यादा क्रिएट हो रही है, और आई बिलीव दैट दिस इंटायर बबल इज गोइंग टू गो वेरी बिग। स्कोप ऑफ ई कॉमर्स इज ह्यूज। आज के डेट मुझे लगता है कि किसी को नया बिजनेस स्टार्ट करना है, ई कॉमर्स से बेटर कोई बिजनेस नहीं है स्टार्ट करने के लिए। Seeing the audience size in India. Seeing the audience size in India, the type of market it is, we are becoming one of the biggest economies of the world. Right. We surpassed UK, right, last year. We are third in the world. Right. वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट इंग्लिश स्पीकिंग पॉपुलेशन है हम लोग, राइट। और इंडिया ओवरऑल एज अ टेक्नोलॉजी भी ग्रो कर रहा है आज के में, लॉजिस्टिक्स एंड एवरीथिंग इज प्रीटी मच लिंक्ड, राइट। तो अच्छा, पूरा बिलीफ है।
एक क्वेश्चन और था विपुल हमारा, जो हम सभी से पूछते हैं, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। हमें किसी भी एंटरप्रेन्योर से ये सवाल ज़रूर होते हैं, किसी भी एंटरप्रेन्योर से सवाल ज़रूर होता है कि क्या आप पैसे कैसे मैनेज करते हो? पहले तो आपने कितना पैसा बनाया? सर इनफ कि हर बंदा जानना चाहता है। जहाँ खाना खाना चाहूँ वहाँ खा लेता हूँ, जहाँ रहना चाहता हूँ रह लेता हूँ। पैसा तो सर आने जाने की चीज़ है ऑनेस्टली। मैं पैसे को देखता हूँ एक्सपीरियंसेस के फॉर्म में, कि अगर मुझे कहीं पे खाना है तो मैं उसका मेन्यू ना देखूँ, मुझे कहीं जाना है तो मैं ना सोचूं कि मैं कैसे जाऊंगा कैसे नहीं जाऊंगा, और मैं इसी तरह से मेजर करता हूँ। आई बिलीव एट दिस पॉइंट इन टाइम गॉड हैज़ ब्लेस्ड इनफ कि जो चीज़ें करनी है वो चीज़ों को करने के लिए पैसे है। यू डोंट नीड टू थिंक ट्वाइस। जो चीज़ें आज मेरे को करनी है फिर भी एक उसके फिगर लिए कोट करेंगे उसके तो लिए कितना पैसा कितना अ, बनाया अभी तक? कितना ही होता है सर, बेसिक है, मतलब एक सैलरी ड्रॉ करता हूँ आउट हम ऑफ माई कहते हैं बिजनेस। विपुल एक मिलेनियर है या नहीं है? सर मिलियनर तो मुझे लगता है आज के डेट में जो भी बंदा बिजनेस चला रहा है वो क्रिएट कर ही चुका होता है इतना। ठीक। अच्छा, 30 की एज में आपने इतना कुछ अचीव कर लिया है, तो फाइनेंसेस को मैनेज कैसे करते हो? कहाँ लगाते हो अपना ये पैसा? सारा बिजनेस में ही है या फिर अदर सोर्सेज भी हैं कुछ? बिजनेस में काफ़ी पैसा इन्वेस्ट होता है। उसके अलावा ज़्यादा मैं फाइनेंशियली पढ़ता नहीं हूँ, हम्म। तो एस आई पीज एक चीज़ है जहाँ पे मैं पैसे लगाता हूँ। ठीक। गोल्ड एक चीज़ है जहाँ पैसे लगाता हूँ। अच्छा, थोड़ा बहुत रियल एस्टेट तो यू बाय गोल्ड एंड यू रिसेंटली, रिजर्व इट? या आई बाय गोल्ड फॉर माई वाइफ, फॉर माई मदर। सब करते हैं, ये तो नई चीज़ है। तो बस ये, मतलब मेरे को ऐसा मैं गोल्ड को इस तरह से देखता हूँ हम्म, कि अगर आप गोल्ड खरीद रहे हो तो मतलब उसमें हिचको मत। अगर आपको इफ़ यू हैव अ गुड ज्वेलर हम्म, जो 7 से 10% मेकिंग पे आपको दे देगा गोल्ड, प्योरेस्ट फॉर्म में। तो आपको वो 7 to 9, मतलब इन फॉर्म ऑफ ज्वेलरी ऑल्सो, तो आपकी वाइफ भी खुश है, आपके मदर भी खुश है, और आप वेल्थ ही तो क्रिएट कर रहे हो अपने लिए, बिकॉज गोल्ड इज हेयर टू स्टे। अच्छा, एक और चीज़ विपुल हम पूछना भूल गए हैं, हम पूछना चाहेंगे इस चीज़ को आपसे कि हमने नोटिस किया था रिसेंटली, आई नोटिस दैट यू स्पोकन ऑन ए अफिलिएट वर्ल्ड एशिया इन थाईलैंड। या एक 30 साल की एज में आप इतने बड़े इवेंट में बोलने जा रहे हो या स्पीकर, तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहता है? और कैसे दिमाग में क्या खुराफात चल रही होती है? कैसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे? बहुत अच्छा इवेंट था सर। हमने वी फुलफिल उसी इवेंट पे लॉन्च किया था अच्छा। 2019 में, दिसंबर में, थाईलैंड में। उस दिन मैंने वो स्टेज देखा था, मेन स्टेज। मेरा मन था कि पहली बार मैं देखा। मेन स्टेज में स्पीकर बनूंगा भी। लास्ट ईयर अपॉर्चुनिटी आई, वी फिल्ड अ फॉर्म, इंटरव्यूज दिए उनको, इवैल्यूएशन हुआ, एंड आई वाज सिलेक्टेड एज अ मेन स्टेज स्पीकर। वाह। बहुत अच्छी फीलिंग थी। आई बिलीव वहाँ उस मेन स्टेज पे जाके बोलना, फीलिंग तो अच्छी थी ही, साथ में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी। आई बिलीव उस टाइम पे मैं शायद एक पहला इंडियन था जिसने उस मेन स्टेज पे जाके बोला था। उससे पहले इंडियन ओरिजिन लोगों ने बोला था, बट मैंने कभी किसी इंडियन को नहीं देखा था जिसने मेन स्टेज पे टॉक दी, वो भी एफिलेट वर्ल्ड में। एफिलेट वर्ल्ड मतलब वर्ल्ड का वन ऑफ द लार्जेस्ट शोज है हमारी इंडस्ट्री का। इंडीड इट इज, यस। या सो बहुत अच्छी फीलिंग थी, और वो बहुत अच्छे से ख्याल भी रखते हैं अपने स्पीकर्स का, तो लव्ड इट। काफ़ी मेहनत करी थी, ऑलमोस्ट 1 महीना लगा, मतलब प्रेजेंटेशन को एटलीस्ट 10 से 15 बार रिवाइज किया, चेंजेस करते गए करते गए करते गए। आइडिया था कि उन 40 मिनट में बेस्ट डिलीवर करना है, और इस तरह से डिलीवर करना है कि जिसको कुछ नहीं आता वो भी सीख जाए, जिसको कुछ आता हो या सब कुछ आता हो जो मैं बोल रहा हूँ उसके लिए भी कुछ टेक अवेज मिल जाए। फीडबैक बहुत अच्छा रहा था, सो आई एम वेरी ग्रेटफुल दैट आई हैड दैट वेरी नाइस टू अपॉर्चुनिटी। हेयर फ्रॉम यू। आई थिंक हमें इस पॉडकास्ट से यूजर्स को काफ़ी वैल्यू मिली होगी, काफ़ी कुछ नया सीखने को मिला होगा। एक एंटरप्रेन्योर किस पर्सपेक्टिव से सोचता है, कैसे चीज़ों को बिल्ड कर सकता है, क्या उसका माइंडसेट होना चाहिए, ये सारी चीज़ें तो काफ़ी कुछ क्लियर हुआ होगा यूजर्स को। सो आई वुड लाइक टू थैंक यू अगेन, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग विपुल।